हेलो गाइस, कैसे हैं आप। आज हम आपके साथ वापस स्टार्ट करने वाले हैं हमारा वन शूट चैप्टर, यानी कि एक सिंगल शूट के अंदर हम कंप्लीटली चैप्टर को यहां पे कवर अप करने वाले हैं। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे ज़ूलॉजी पार्ट से रिप्रोडक्टिव हेल्थ। मम्मा दिख रही हैं आपको अपने दोनों क्यूटी पाइस के साथ में, ठीक है। तो यहां पे हम किसकी बात करेंगे, हम यहां बात करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ की। तो देखिए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ की जहां पर हम बात करते हैं तो वहां पे हमारी तीन चीज कवर अप होती हैं। कौन कौन सी? पहली हम बात करें हमारी फिजिकल हेल्थ, दूसरी हमारी मेंटल हेल्थ, और तीसरी जो है हमारी ओवरऑल हेल्थ हम बात करें, यानी कि जो सोसाइटी है उसके अकॉर्डिंग भी बात करें, यानी कि स्ट्रेस फ्री लाइफ, ठीक है। तो यहां पर आपका मेंटल लेवल अच्छा होना चाहिए, स्ट्रेस फ्री लाइफ होनी चाहिए है। साथ ही साथ आपका जो फिजिकल बैरियर है, फिजिकल पैरामीटर है, बैरियर नहीं कहेंगे, फिजिकल पैरामीटर वो भी आपका अच्छा होना चाहिए। तो यानी पे आपकी सोशल लाइफ, पर्सनल लाइफ, यहां पे सब कुछ क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। वही यहां पे क्या कहलाती है, हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहलाती है कंप्लीटली। क्लियर है यहां पे? चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर से, जो कि है हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो हमने पहली चीज यहां पे क्लियर कर ली है कि मेंटली, फिजिकली और सोशली हमें क्या होना है, यहां पे स्ट्रांग होना है, ठीक। नाउ आज के टॉपिक में जो हम पूरे कंप्लीट जो चैप्टर है वन शूट में, इसमें हम जो टॉपिक कवर अप करने वाले हैं वो है हमारा प्रॉब्लम एंड स्ट्रेटजीज के बारे में, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल, मेडिकल टर्मिनेशन के बारे में हम बात करेंगे, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज यानी कि एसटीडीज के बारे में हम बात करेंगे, और इनफर्टिलिटी के बारे में हम यहां पे बात करेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट नाउ द रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम एंड स्ट्रेटजीज। तो यहां पे देखिए, स्ट्रेटजीज जो है बेसिकली अगर हम बात करें तो आजादी के बाद से ही हम ही ने, यानी कि हम इंडियंस ने सबसे पहले यहां पर क्या देखा था, सबसे पहले हमने शुरुआत कर दी थी यहां पर हमारे फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के बारे में, ठीक है। तो आजादी के कुछ 2-3 सालों के बाद ही हमने 1951 के अंदर इनिशिएट किया था। लेकिन बातें तो बातें होती हैं, ठीक है। हमने सिर्फ इनिशिएट किया, उस पर हमने ध्यान नहीं दिया। यानी कि हमने सोचा अच्छा था कि हां, हमारी जो पॉपुलेशन है उसकी तरफ हम एक बार गौर करें कि वो कितनी है और उसको आगे कैसे क्या करना है उस चीज के बारे में। तो यहां पे फोकस किया गया, लेकिन उसको इनिशिएट तो किया, लेकिन लोगों ने उस चीज को यूज शायद नहीं किया। उसी का नतीजा है कि आज जो पॉपुलेशन है वो इंडिया में रफ्तार से बढ़े जा रही है। क्लियर? नाउ इसके बाद जो आरसीएच प्रोग्राम है, यानी कि आरसीएच का मतलब हम बात करें यहां पर जो चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम है बेसिकली, वो कंडक्ट किया गया ताकि लोगों में अवेयरनेस फैलाई जा सके, ठीक है। लोगों को बताया जा सके कि किस तरह से आपको जो हम दो हमारे दो वाली जो पॉलिसी है उसको कैसे अप्लाई किया जाए, ठीक है ना। अपनी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को कैसे अच्छा रखा जाए, किस तरह से जो है पोस्ट प्रेगनेंसी और प्री प्रेगनेंसी में जो कंडीशंस होती हैं उनको कैसे फुलफिल किया जाए, किस तरह से ध्यान रखा जाए, इन सभी चीजों को जो है वो आरसीएच यहां पे जो है वो कंडक्ट करवाता है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम भी हम इसे कह सकते हैं। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं रीजन ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, यानी कि यहां पे बर्थ कंट्रोल और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की हम बात करें तो रीजन क्या है उसका कि इतनी जो है हाई रेट जो है इंडिया के अंदर हो गई है। अगर हम हाई रेट की बात करें तो इंडिया पता है कैसे ग्रो कर रहा है, हम 8 महीने के अंदर पूरा एक ऑस्ट्रेलिया पैदा कर देते हैं। यह हमारे इंडिया की ग्रोथ रेट है, यानी कि कितनी, इंडियन पॉपुलेशन ग्रोथ इज 1.7। सोचिए आप, इस रेट से हम ग्रो कर रहे हैं, 8 महीने में एक ऑस्ट्रेलिया खड़ा कर देते हैं। तो बताइए फिर हमारी पॉपुलेशन कहां जाएगी, पीक लेवल। थोड़े दिन में हो सकता है कि हम चाइना की पॉपुलेशन को भी बीट कर दें। तो वी आर द नंबर 1 इन पॉपुलेशन इन होल वर्ल्ड। क्लियर है? चलिए, नाउ तो रीजन क्या हुआ है कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इस तरह से बढ़ा है। फर्स्ट रीजन है डिक्रीज इन आईएमआर, यानी कि यहां पर जो है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है, ये आपका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बढ़ा है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। फिर डिक्रीज इन एमएमआर, डिक्रीज इन एमएमआर से मतलब है यहां पे मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो, ठीक है। तो यहां पे जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो है वो डिक्रीज हुआ है, तो उसकी वजह से क्या हुआ है, पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है, ठीक है। इंप्रूव्ड हेल्थ केयर सिस्टम, जो हमारी हेल्थ केयर सिस्टम है वो भी काफी ज्यादा इंप्रूव हो गया है। पहले लोगों को डिजीज के बारे में पता नहीं होता था, प्रॉपर यहां पे ट्रीटमेंट नहीं होता था, कुछ रीजन की वजह से या डिजीज की वजह से जो है पर्सन की डेथ हो जाती थी,
ठीक है, या फिर बच्चों के अंदर भी हमको ये डिजीज देखने को मिलती थी, कुछ एब्नॉर्मलिटीज होती थी, ठीक है ना। तो इन सभी की वजह से क्या होता था कि जो पॉपुलेशन रेट थी वो कम थी, लेकिन अब बेटर हेल्थ सिस्टम प्रोवाइडेड है, यहाँ पर हर एक चीज का हमारे पास इलाज है। यहाँ पे अगर किसी को प्रेगनेंसी नहीं हो रही तो उसका भी ट्रीटमेंट प्रॉपर तरीके से हो जाता है, और किसी को कोई प्रॉब्लम भी हो रही है इन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लेने में, या कोई भी प्रॉब्लम हो, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो या कैसी भी प्रॉब्लम हो, उसके लिए यहाँ पे हेल्थ सॉल्यूशन अवेलेबल है। तो इसकी वजह से भी क्या हुआ है, इंप्रूव्ड हेल्थ के सिस्टम की वजह से आज की डेट में हमें जो है वो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन देखने को मिल रहा है। तीसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे इंडिया के अंदर ग्रोथ रेट ज्यादा होने का रीजन क्या है कि यहां पे जो यंग हैं, यानी कि एनर्जेटिक पीपल्स आपके जैसे, इनकी क्या है, ग्रोथ रेट ज्यादा है। यानी कि यहां पे जो बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनका रेशियो तो क्या है, कम है, लेकिन जो यंग एज के पर्सन है उनका रेशियो ज्यादा है। अब जब यंग एज के पर्सन ज्यादा हैं तो उनकी शादी भी होगी और उनके ऑफस्प्रिंग्स भी आएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि एक्सप्लोजन तो अभी और बढ़ना बाकी है, मतलब पिक्चर अभी बाकी है। क्लियर? नाउ बेटर लिविंग कंडीशन, तो लिविंग कंडीशन आप बेटर है ही सही, आप भी अपने रूम में बैठे हुए हैं, मैं भी यहां पे शूट दे रहा हूं, देखिए एसी वेसी सब लगा हुआ है, फर्स्ट क्लास लाइटनिंग वाइटनिंग इफेक्ट पूरा ठीक। तो यहां पे बेटर लिविंग कंडीशंस हैं, तो बेटर लिविंग कंडीशंस होंगी, हमारे को सुविधा मिलेगी, तो सुविधा के साथ साथ क्या होगी, एक दुविधा उत्पन्न होगी, क्या होगा, एक्सप्लोजन बढ़ेगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं किसकी, अब कैरेक्टरिस्टिक कौन से होनी चाहिए, आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव की हम बात करें तो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव से मीन्स हमारा क्या है कि अगर हम कॉन्ट्रासेप्शन मेथड की यहां पे बात कर रहे हैं, बेसिकली कंट्रोल की हम अगर बात कर रहे हैं, तो एक तो सबसे बड़ी चीज है कि वो यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, ठीक है। मार्केट में जो उसकी अवेलेबिलिटी है वो प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए, मार्केटिंग उसकी प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए ताकि लोगों को नॉलेज मिल सके। तो आरसीएच क्या करवाता है, इस तरह के प्रोग्राम कंडक्ट करवाता है गांव गांव ढाणी ढाणी जाकर, ताकि लोग क्या हो, इस चीज के प्रति सजग हो, ठीक है ना, इस चीज को समझें और अपने जो पॉलिसीज हैं इंडिया की, जो पॉलिसीज दे रखी जाके बेटर वे मिल सके, कम्युनिकेशन हो सके, लोग समझ सके चीजों को कि भाई हाँ हमें पॉपुलेशन को ज्यादा इंक्रीज नहीं करना है, ठीक है, ये सब चीजें होनी चाहिए, तो आरसीएच कंडक्ट करवाता है। तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं यूजर फ्रेंडली होनी चाहिए, कोई भी जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होगा वो कैसा होना चाहिए, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। पहला, इजी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि किसी भी मेडिकल स्टोर पे या कहीं पर भी हॉस्पिटल्स में भी छोटे से छोटे एरिया के अंदर भी इनकी जो अवेलेबिलिटी है वो कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। नॉर और लीस्ट साइड इफेक्ट, यानी कि इसके जो साइड इफेक्ट्स है वो ना के बराबर होने चाहिए, ठीक है। इको फ्रेंडली तो है ही सही, जेब के लिए भी फ्रेंडली होना चाहिए, ज्यादा हाई अमाउंट के अंदर नहीं होना चाहिए जिसको कोई अफोर्ड ही नहीं कर सके। क्लियर है? नाउ नो वे इंटरफेयर विद द सेक्सुअल ड्राइव, यानी कि इट शुड बी नॉट इंटरफेयर विद द सेक्सुअल ड्राइव, ठीक है। तो सेक्सुअल ड्राइव के साथ में क्या है, ये इसका इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। सो ये सब चीजें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोबेबली होती हैं, ये सब किस में होने चाहिए, एक कॉन्ट्रासेप्टिव में होने चाहिए ये कैरेक्टर्स। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की। तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की जब हम बात करें तो यहाँ पे दो मेथड हैं हमारे एक्चुअली, ठीक। कौन कौन से, एक तो हमारा नेचुरल मेथड है और दूसरा हमारा बैरियर मेथड है। तो देखिए नेचुरल मेथड की जो बात करते हैं हम, नेचुरल का मतलब है जो गॉड गिफ्टेड है, ठीक है। नेचुरल मेथड जो पुराने टाइम से चला हुआ आ रहा है उसी को हम क्या बोलेंगे, नेचुरल मेथड बोलेंगे। यानी कि जो रिप्रोडक्शन है बेसिकली वो किसकी वजह से हो रहा है, मेल और फीमेल के मिलने से, उनके फ्यूजन से हो रहा है, ठीक है। तो वो नेचुरल मेथड कहलाएगा। अब इस मेथड के अंदर हम क्या क्या देख लेते हैं, इस मेथड में देखते हैं हम पीरियोडिक एब्सिस्टेंस की हम बात करते हैं बेसिकली, यानी कि रिदम की बात करते हैं, ठीक। तो नो मैटिंग बिटवीन द 10 to 17 डेज। तो यहां पर अगर इस चीज को हम समझें तो इस चीज को समझने के लिए हम क्या देखेंगे, देखिए पीरियोडिक एब्सिस्टेंस की हम बात करते हैं तो यहां पे हम बात कर लेते हैं कि पीरियड्स की, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल। तो यहां पे हम बात करेंगे किसकी, पीरियड्स, यानी कि एमसी मेंस्ट्रुएशन साइकिल की हम बात कर रहे हैं, ठीक। तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल का अगर पीरियड हम बात करें तो कितना होता है, 0 से लेकर 28 डेज का, ठीक है। हमने पढ़ा हुआ है ये 28 डेज की साइकिल होती है। तो 0 to 5, तो यहां पे क्या होता है, ब्लीडिंग टाइम होता है। कौन सा टाइम होता है बच्चों, ब्लीडिंग टाइम। हमने रिप्रोडक्शन के चैप्टर में ये पढ़ रखा है, हमने जब मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करी तो हमने यहां पे क्लियर किया था। तो 28 डेज की साइकिल होती है वुमन के अंदर, 0 to 5 डेज तो होता है आपका कौन सा, ब्लीडिंग टाइम होता है। देन 5 to जो 14 डेज होता है वो टाइम किसका होता है, ओव्यूलेशन का टाइम होता है। किसका टाइम होता है वो, ओव्यूलेशन का टाइम होता है बेसिकली, ठीक। अब जब ओव्यूलेशन का टाइम है तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहां पे हार्मोन्स होते हैं, एलएच सर्ज होता है। क्लियर है, हमने पढ़ी है ये चीज भी। तो यहां पे जो ओव्यूलेशन का पीरियड है वो कहां से स्टार्ट हो रहा है, हम बात करें 10 to जो 17 डेज, ठीक है, 10 to 17 डेज का जो पीरियड होता है
ये किसका होता है? बेस्ट सुटेबल पीरियड होता है किसके लिए? फर्टिलाइजेशन के लिए, ठीक है, यानी कि गैमेट्स के फ्यूजन के लिए। तो बेसिकली यहां पे जो साइकिल चल रही है ये है पीरियोडिक एब्सिस्टेंस। तो इस डेज यानी कि 10 to 7 डेज जो पीरियड टाइम है ये क्या होता है? पीक पीरियड होता है फॉर द प्रेगनेंसी, ठीक है। तो इस चीज को हमें क्या करना चाहिए? अवॉइड करना चाहिए। जब इस पीरियड को हम अवॉइड करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा कि फर्टिलाइजेशन नहीं होगा और सबसे बड़ी बात कि एक्सप्लोजन भी नहीं होगा, यानी कि प्रेगनेंसी नहीं लगेगी। क्लियर? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो यहां हमने क्या देख लिया? पीरियोडिक एब्सिस्टेंस देख लिया या रिदमिक को हमने देख लिया। क्लियर? आई बात समझ में? नाउ नेक्स्ट हम यहां पे बात करें विड्रॉल और कोइटस इंटरप्टस, ठीक है। तो जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो कॉपुलेटरी ऑर्गन है, मेल का जो कॉपुलेटरी ऑर्गन है वो है यहां पे पेनिस, ठीक है। तो पेनिस में जब इजेक्युलेशन होता है तो इजेक्युलेशन कहां होना जाना चाहिए? इजेक्युलेशन जो है वो वजाइना के बाहर ही हो जाना चाहिए, ठीक है। तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? विड्रॉल ए कोइटस और इंटरप्ट्स। तो उस कंडीशन में भी क्या होगा? यहां पे ये जो नेचुरल मेथड है वो वर्क करता है। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं लैक्टेशन एमनोरिया की, ठीक है। अब देखिए लैक्टेशन का पीरियड यानी कि जब मां बच्चे को दूध पिलाती है, ठीक है। ब्रेस्ट फीडिंग का जो ड्यूरेशन का टाइम होता है अप टू ये 6 मंथ तक होता है, ठीक है। तो इस ड्यूरेशन में भी क्या होता है कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो क्या होती है? स्टॉप होती है। कैसी होती है? स्टॉप होती है। रीजन क्या है? देखिए यहां पे क्या वर्ड आपको दे रखा है? लैक्टेशनल, यानी कि जो प्रेगनेंसी का टाइम है, जब ब्रेस्ट फीडिंग का टाइम है उस कंडीशन में। एक का मतलब यहां पे हो गया एब्सेंस या एब्सेंट, ठीक है। मेनोरिया का मतलब क्या हो गया यहां पे? मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ठीक। तो यानी कि एब्सेंट मेंस्ट्रुएशन साइकिल। और ये पीरियड कब तक का होता है? अप टू 6 मंथ ये पीरियड होता है। क्लियर है? तो इस ड्यूरेशन के अंदर भी क्या होता है कि जो है बहुत कम चांसेस होते हैं बेसिकली। तो यहां पे नेचुरल मेथड जो है तो उस कंडीशन में हमें यहां पे ध्यान रखना चाहिए इन चीजों का, ठीक है। तो लैक्टेशन एमनोरिया के बारे में हमने क्लियर कर लिया। क्लियर? आई बात समझ में आपको? चलिए, तो इस एक्चुअल में होता क्या है? लैक्टेशन एमनोरिया में यहां पे बेसिकली प्रोलैक्टिन रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है? प्रोलैक्टिन। अब ये प्रोलैक्टिन क्या करता है? ये नेगेटिव फीडबैक देता है, क्योंकि यहां पे जो है हम बात करें एफएसएच, एलएच, ठीक है ना, और हार्मोन्स रिलीज होंगे तो यहां पे क्या करेंगे? ये नेगेटिव फीडबैक देंगे। किसको? जीएनआरएच को। जीएनआरएच यानी कि गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो जीएनआरएच को क्या करेंगे? ये नेगेटिव फीडबैक देंगे। अब जब ये नेगेटिव फीडबैक दे रहा है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि यहां पर जो है वो साइकिल कंप्लीट नहीं होती है, ठीक। जब नेगेटिव फीडबैक जाएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा? यहां पे लैक्टेशनल एमनोरिया हो जाता है। क्लियर है? आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट हम किसकी बात कर ले, इसे हम क्लियर कर देते हैं। नाउ नेक्स्ट है हमारा बैरियर मेथड, ठीक। अब देखिए बैरियर मेथड में क्या है कि ऐसे कौन से जीव हैं जिनको हम यूज करके बेसिकली हम यहां पे जो है कॉन्ट्रासेप्शन को हम रोक सकते हैं। ये तो हमारे नेचुरल मेथड हो गए थे, ठीक है, जिनको हम यूज में ले सकते हैं और उनसे के थ्रू हम क्या करते हैं? कॉन्ट्रासेप्टिव को यूज कर सकते हैं बेसिकली। तो ये नेचुरल मेथड थे हमारे। अब हम बात कर रहे हैं बैरियर मेथड की, जिनके द्वारा हम इनको यूज करके प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं या स्टॉप कर सकते हैं। क्लियर? तो यहां पे देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्डम्स, रबर लेटेक्स, डिस्पोजेबल बोथ मेल एंड फीमेल्स, ठीक है। तो यहां पे बेसिकली जो कॉन्डम्स हैं जो किससे मिलकर बने होते हैं? लेटेक्स से मिलकर बने होते हैं। अच्छा, लेटेक्स कौन से? लेटेक्स से भी प्लांट से। लेटेक्स का एक प्लांट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? ब्राजीलियन प्लांट है एक्चुअली, ठीक है ना। और उसका जो बॉटनिकल नेम है वो हैविस बर्बेलेंसिस ऐसे कुछ है, बिल्कुल हैविस बर्बेलेंसिस है। तो वो लेटेक्स जो है लेटेक्स प्लांट से मिलता है, लेटेक्स प्लांट से मिलता है, जो कि क्या है? ब्राजीलियन रबर है, रबर प्लांट, ठीक है। तो लेटेक्स एक प्लांट से मिलता है बेसिकली। तो लेटेक्स से कवर्ड आते हैं ये हमारे जो कॉन्डम्स होते हैं, ठीक। चलिए फिर रबर लेटेक्स हो गए, डिस्पोजेबल हो गए, बोथ तो मेल और फीमेल दोनों के लिए जो है कॉन्डम्स अवेलेबल होते हैं। जो क्या करते हैं बेसिकली जो सीमेन है, यानी कि जो सीमेन के अंदर स्पर्म है, स्पर्म को यह अंदर एग से अटैच होने से रोकते हैं, ठीक है, यानी कि फर्टिलाइजेशन को यह रोकते हैं। क्लियर? नाउ फिर हम बात करें यहां पे डायफ्राम्स की, सर्वाइकल कैप्स की और वॉल्ट्स की, ठीक है। तो देखिए ये बेसिकली जो है किसमें है? ये फीमेल में यूज होते हैं, ठीक है। और ये कैसे हैं? ये वन टाइम यूज होते हैं। कैसे यूज है ये वन टाइम यूजेस के लिए होते हैं। और यहां पे डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स, वॉल्ट्स की हम बात करें तो ये रीयूजेबल भी होते हैं, ठीक। क्लियर है?
तो यहां पे हमारे कौन कौन से हो गए, नेचुरल मेथड होगा और हमारा बैरियर मेथड यहां पर हो गया। क्लियर। नाउ नेक्स्ट हम किसकी बात करें, यहां पे नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स की। अब देखिए यानी कि डिवाइसेस के बारे में बात कर रहे हैं, आईयूडीज के बारे में, इंपोर्टेंट है, ठीक है, याद कर लीजिए। गिफ्ट रैप कर दिया एक तरह से हमने, क्यों, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, गिफ्ट के बारे में पढ़ेंगे, गिफ्ट इसी में आएगा। चलिए, तो इंट्रायूटेराइन डिवाइस बोलते हैं हम आईयूडीज को बेसिकली। तो यहां पे हमने तीन तरह की हमने बात कर रहे हैं। फर्स्ट हम बात कर लेते हैं यहां पे जो आपकी कॉपर रिलीजिंग है, यानी कि कॉपर में क्या है, कॉपर रिलीजिंग सीयूटी बात करें या CU7 या मल्टीलोडेड C375 की बात करें, तो यहां पर कॉपर क्या है, कॉपर इसलिए यूज में लिया जाता है या Cu++, एक सेकेंड, ठीक है, कॉपर क्या है यहां पे Cu++। तो कॉपर क्या है यहां पे, कॉपर जो है बेसिकली वो जो स्पर्म को सप्रेस करता है स्पर्म की मोटिलिटी रेट को। ठीक है, अब सपोज कीजिए आपने बाहर से कोई भी डिवाइस लेके आया और आपने इंसर्ट कर दी, ठीक है, तो होता क्या है यहां पे मोटिलिटी रेट तो कम हो ही रही है, लेकिन कोई आउटर सोर्स से आप अगर कोई डिवाइस लगा रहे हैं कुछ, तो बॉडी क्या करती है, अपना इफेक्ट देती है। ठीक है, तो यहां पे क्या है, फेगोसाइटोसिस का नेचर भी यहां पे प्रेजेंट होता है बेसिकली। तो यहां पे कॉपर क्या करता है, बेसिकली कॉपर क्या करता है, सप्रेस करता है स्पर्म की मोटिलिटी को। ठीक है, तो इसीलिए यहां पे क्या यूज करते हैं, कॉपर टी वगैरह जिसे आप कहते हैं वह यूज होता है। क्लियर। नाउ हार्मोन रिलीजिंग प्रोजेस्टेट और LNG-20 यूट्रस अनसुटेबल फॉर द इम्प्लांटेशन। ठीक है, तो हार्मोन रिलीजिंग जो प्रोजेस्टेट होती है, जो टैबलेट होती है प्रोजेस्टेरोन वाली, उनको यहां पे यूज किया जाता है। और दूसरा है यहां पे LNG-20 मतलब क्या है, LNG का मतलब होता है यहां पे लीवोनोजेस्ट्रल। क्या होती है, LNG की फुल फॉर्म है यहां पे लीवोनोजेस्ट्रल, लीवोनोजेस्ट्रल, ठीक है, लीवोनोजेस्ट्रल 20 बोलते हैं। तो यहां पे जो है बेसिकली ये हार्मोन रिलीजिंग होती हैं और ये क्या करती हैं, यूट्रस को अनसुटेबल बनाती है फॉर द इंप्लांटेशन, यानी कि इंप्लांटेशन को ये बेसिकली रोकती हैं। क्लियर है। नाउ नॉन मेडिकेटेड लिपेज लूप एंड फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म्स। ठीक है, तो देखिए यहां पे किसकी बात कर रहा है, ये लिपेज लूप की बात कर रहा है, जो कि क्या है, नॉन मेडिकेटेड है। ठीक है, तो इनका कैसा नेचर होता है, फेगोसाइटोसिस नेचर होता है, यानी कि यहाँ पे क्या होती है, जैसे इनको इंसर्ट किया जाता है बेसिकली, तो यहाँ पे क्या होता है, ये WBC जो है वो यहाँ पे आके अपना काम करना शुरू करती है और क्या करती है, ये स्पर्म्स पे अटैक कर देती है एक तरह से। तो ये जो नेचर होता है फेगोसाइटोसिस नेचर, वो यहाँ से कंप्लीट होता है। क्लियर, आई बात समझ में आपको। अब देखिए लिपोज लूप की हमने यहाँ पे बात करी है बेसिकली, तो यहाँ पे क्या होता है, बेरियम सल्फेट प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये बेरियम सल्फेट क्या काम करता है, ये क्या करता है, स्पर्मिसाइडल एक्टिविटी करता है। क्या करता है ये, स्पर्मिसाइडल, यह स्पर्मिसाइडल केमिकल होता है एक तरह से। कैसा है ये, स्पर्मिसाइडल केमिकल होता है। ठीक है, और होस्टाइल होता है किसके लिए, यूट्रस के लिए, होस्टाइल फॉर यूट्रस, होस्टाइल फॉर यूट्रस इंप्लांटेशन। ठीक है, तो ये हॉस्टल होता है यूट्रस के लिए, किसके लिए, इंप्लांटेशन के लिए बेसिकली। क्लियर है। तो यहां पे हमने किसके बारे में देख लिया, कॉपर रिलीजिंग है, तो यहां पे कॉपर जो किसका एक्ट कर रहा है, यहां पे सप्रेस कर रहा है स्पर्म की मोटिलिटी को। दूसरा हम बात करें हार्मोन रिलीजिंग यानी कि प्रोजेस्टेरोन की हम बात करें, LNG-20 का मतलब यहां पे लीवोनोजेस्ट्रल की हमने बात कर ली। ठीक है, दूसरा है नॉन मेडिकेटेड लिपो लूप, यानी कि यहां पे क्या होता है, इसमें क्या होता है, बेरियम सल्फेट प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है, स्पर्मिसाइडल एक्टिविटी का काम करता है बेसिकली। ठीक है, हॉस्टल होता है फॉर इंप्लांटेशन, यूट्रस में ये जो है हॉस्टल का काम करता है इंप्लांटेशन के लिए। क्लियर है, आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट हम किसकी बात कर लें, कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स की। तो देखिए कॉन्ट्रासेप्शन मेथड की जब हम बात कर लेते हैं तो यहां पे हमारे दो मेथड आ जाते हैं। कौन कौन से, हार्मोनल मेथड, ठीक है, यानी कि पिल्स के थ्रू या टैबलेट के फॉर्म में। ठीक है, टैबलेट कहते हैं या हम पिल्स बोल दें, मेडिकेटेड होता है। ठीक है, एक होती है हमारी सिंगल प्रोजेस्टेरोन ओनली, जिसको हम क्या बोलते हैं, POP भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, POP, यानी कि प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स। क्या बोल लेते हैं इसको हम, प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स। क्लियर है। तो ये क्या हो गई, सिंगल प्रोजेस्टेरोन हो गई, जिसमें क्या होता है, केवल प्रोजेस्टेरोन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम बात करें कि कॉम्बिनेशन में प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों होता है। ठीक है, तो यहां पे इसको हम क्या बोल देते हैं, कॉम्बिनेशन पिल्स बोल देते हैं। कौन सी हो गई ये हमारी कॉम्बिनेशन पिल्स हो गई, जिसके अंदर क्या है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। तो इनको भी क्या है, हार्मोनल मेथड के थ्रू इनको
रोका जा सकता है। ठीक, ये क्या करते हैं बेसिकली इनहिबिट द ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन को इनहिबिट करते हैं, इम्प्लांटेशन को नहीं होने देते हैं, और सर्वाइकल थिकनेस यानी कि म्यूकस में जो है सर्वाइकल थिकनेस को कम कर देते हैं। रीजन क्या है थिक करने का? रीजन क्या वजह से होता है? जो स्पर्म है वो क्या होते हैं, स्पर्म जो है म्यूकस थिक होने की वजह से ऊपर नहीं चढ़ पाते हैं। ठीक है, उनकी मोटिलिटी रेट भी क्या होती है, कम हो जाती है। अब ये थिक रहेगा तो वो अपने रीजन तक, जो उनको जहां तक पहुंचना है वो वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के लिए एग तक नहीं पहुंच पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहां पे क्या हो गया, जो सर्वाइकल म्यूकस है वो थिक हो गया है। क्लियर? चलिए, इसी के अंदर एक और मेथड होता है जिसे हम बोलते हैं नॉन स्टेरॉयडल मेथड। कौन सा बोलते हैं? जिसे हम बोलते हैं नॉन स्टेरॉयडल मेथड। ठीक है, तो तीसरा मेथड आप यहां पे नोट डाउन कर सकते हैं, नॉन स्टेरॉयडल मेथड। ठीक है, अब ये नॉन स्टेरॉयडल मेथड जो होता है बेसिकली इसमें हम बात करते हैं किसकी? सहेली की। ये आपकी एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सहेली। ठीक है, तो इसमें जो सॉल्ट है बेसिकली उसकी हम बात करते हैं, सेंटोक्रोमेन टैबलेट होती है ये, सेंटोक्रोमेन। ठीक है, सेंटोक्रोमेन होता है बेसिकली किस पे काम करता है? ये सीआरडीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है, सीआरडीआई लखनऊ, उत्तर प्रदेश। ठीक है, सीआरडी यानी कि सेंट्रल रिसर्च ड्रग इंस्टीट्यूट। क्या है? सीआईडी की फुल फॉर्म है यहां पे सेंट्रल रिसर्च ड्रग इंस्टीट्यूट। ठीक है, अब तो सहेली कैसे काम करती है देखिए। सहेली बेसिकली जो है यह है, ओव्यूलेशन तो हो जाता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है जो स्पर्म की जो लाइफ है वो कितने घंटे की होती है? 72 घंटे की होती है। स्पर्म की लाइफ कितने घंटे की होती है? स्पर्म लाइफ की अगर हम बात करें तो कितनी है? 72 आवर्स। कितनी है स्पर्म की लाइफ? 72 आवर्स है। क्लियर है? 72 आवर्स। तो 72 घंटे में क्या है? 72 घंटे में फर्टिलाइजेशन तो होना ही है, लेकिन इसमें क्या होता है बेसिकली ओव्यूलेशन जो है वो पहले हो जाता है। ठीक, तो ओव्यूलेशन हो जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है? इंप्लांटेशन नहीं होता है। क्या नहीं होता है? इंप्लांटेशन। ठीक है, तो ये क्या करता है? यह इंप्लांटेशन को रोक देता है। और ये ड्रग कैसे ली जाती है? ये सहेली जो ड्रग है वो वंस इन अ वीक ली जाती है। वंस इन अ वीक इसको लिया जाता है। क्लियर है? आई बात समझ में? चलिए, अब देखिए ये टैबलेट एक्चुअली ली जाती है वंस इन अ वीक, तो ये काम कैसे करती है उस चीज के बारे में भी हम समझ लें। ठीक है, चलिए तो इस चीज को हम समझ लेते हैं। यहां पर देखिए, तो सबसे पहले हम यहां बनाएंगे फीमेल की जो साइकिल है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहां हम बनाते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, चलिए, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में आप देखिएगा यहां पे क्या हो रहा है। ये हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल बनाई। क्लियर? जो कहां से स्टार्ट है? डे 1 से स्टार्ट है और 28 डेज तक यहां पर चल रही है। ठीक है, अब यहां पर 5 डेज तक तो क्या है बेसिकली ब्लीडिंग टाइम है। क्लियर है? ठीक है, अब अगर हम डे 1 की बात करें, अगर लेडी यहां पे जो ये सहेली है, जो सहेली ड्रग है, इस गोली को हम बात करते हैं, इसका एक पत्ता आता है 28 गोली का। कितना आता है? 28 गोली का एक पत्ता आता है इसके अंदर, जिसमें 21 गोलियां किसकी होती है? हार्मोन की होती हैं। ठीक है, और जो 8-7 गोलियां बचती हैं, 21 गोली तो इसमें हार्मोन की होती हैं। ठीक है, ठीक है, और इसमें 7 गोली किसकी होती हैं? आयरन की होती हैं। अब समझिएगा क्या है ओव्यूलेशन का पीरियड टाइम क्या है यहाँ पे? 14 डे। ठीक है, और 14 डे पे क्या हो जाएगा यहाँ पे? ओव्यूलेशन। क्लियर? ठीक है, अब देखिए यहां पे क्या है? GnRH, LSH और FH। ठीक है, FSH। ठीक है, LSH, सॉरी, LH, नॉट LH, LSH, इट्स LH। ठीक है, चलिए, तो बेसिकली क्या है यहां पे? GnRH हो गया, LH हो गया, FSH हो गया। तो फर्स्ट डे से लेके 5th डे के अंदर आप कभी भी इस टैबलेट को, जो फीमेल है जो प्रेगनेंसी नहीं चाहती है, वो इसको यूज यहां पर कर सकती है। ठीक है, तो नॉन स्टेरॉयडल है बेसिकली ये, तो इसमें किसी तरह का कोई स्टेरॉयड नहीं है। ठीक, बेसिकली ये तो नॉन स्टेरॉयडल है बेसिकली यहां पे ये। तो ये क्या कर सकती है कि 1 से लेके 5 दिन के बीच में जब ब्लीडिंग टाइम है उस ड्यूरेशन में ये फीमेल स्टार्ट कर सकती है, क्योंकि उसके बाद क्या होगा कि जो उसके बाद 5 से बात करो 10 to 17 डेज का जो होता है वो किसका पीरियड हो जाएगा? यहाँ पे ओव्यूलेशन का पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। 14 डेज क्या होता है? पीक डे होता है, जिसमें क्या होता है? LH सर्ज होता है। क्लियर है? तो यहां पे क्या होगा? यहां पे जो E2
प्लस पीजी है वो क्या होगा, यहां बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जैसे यहां पे ये बढ़ेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये जो है बेसिकली ये किस पे प्रोटेक्ट करेगा, ये यहां पर जो सर्वाइकल म्यूकस है, सर्वाइकल म्यूकस हो गया। ठीक है, इंप्लांटेशन और नो ओव्यूलेशन, तो ये क्या करेगा, इसको रोकेगा बेसिकली। ये टैबलेट आई बात समझ में, तो ये क्या करेगी, इसको बेसिकली ये इसको रोक देगी ये टैबलेट लेने पर। क्लियर है। चलिए, तो बेसिकली जब जैसे ही ये फीमेल टैबलेट लेना शुरू करती है, ठीक, जब फीमेल ने टैबलेट लेना शुरू किया तो फर्स्ट से लेकर ये जो कंप्लीट जो है डे, यानी कि 27 डेज तक 28 डेज तक ये कंप्लीटली लेती है। ठीक, अगर बीच में गलती से कोई टैबलेट मिस हो गई और उस ड्यूरेशन में सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ तो चांसेस होते हैं कि अगर ये हार्मोन रिलीज हो गए, अगर ये हार्मोन रिलीज हो गए तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, प्रेगनेंसी लग सकती है। ठीक है, तो इस चीज का यहां पे ध्यान रखना होता है बेसिकली। ठीक, चलिए, तो बेसिकली अगर सपोज मान लीजिए कि गलती से स्पर्म चला भी गया, ठीक है, फर्टिलाइजेशन हो भी गया, तो लेकिन क्या होगा, इंप्लांटेशन नहीं होगा। ओव्यूलेशन हो गया लेकिन क्या होगा, इंप्लांटेशन नहीं होगा। तो इतना डरने की बात नहीं है। ठीक है, ये सेफ होती हैं। ठीक है, और इसको कंटिन्यू वे में लिया जा सकता है कि जो कपल्स हैं जो प्रेगनेंसी नहीं चाहते हैं। ठीक, आई बात समझ में, क्लियर है। अब चलिए, तो यहां पर 21 डेज तक तो क्या हुआ, हार्मोनल टैबलेट्स ली गई। ठीक है, और जो रेस्ट ऑफ 7 डेज थे, रेस्ट ऑफ 7 डेज में क्या हुआ, जैसे ही सपोज कीजिए अगर यहां पर प्रेगनेंसी रहती है, ठीक, प्रेगनेंसी रहती है तो कंटिन्यू क्या होगा, प्रेगनेंसी अगर नहीं रहेगी तो ब्लीडिंग ऑफ कोर्स आएगी, और अगर ब्लीडिंग स्टॉप हो गई तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रेगनेंसी लग गई है। क्लियर। तो यहां पे जो 7 डेज होती है वो किसके लिए होती है, यहां पे आयरन होता है इसके अंदर। ठीक है, इसमें हार्मोन होता है और 7 जो टैबलेट होती है उनके अंदर आयरन होता है। तो आयरन में क्या करता है, बेसिकली हीमोग्लोबिन, और यानी कि किससे बचाता है, यहां पर जो स्टेज होती है बेसिकली आयरन की कमी की वजह से कौन सी प्रॉब्लम होती है, आयरन की कमी की वजह से यहां पे प्रॉब्लम हो जाती है एनीमिया की। तो ये क्या होता है, ये एनीमिया नहीं होने देता है। ठीक है, तो एनीमिया स्टॉप करता है, यानी कि एनीमिया नहीं होने देता है। तो यहां पे जो टैबलेट्स है 7 टैबलेट वो किसकी होती हैं, आयरन की होती हैं। क्लियर, आई बात समझ में, यानी कि जो माला डी है वो कुछ इस तरह से यहां पर काम करती है। क्लियर। चलिए, नेक्स्ट हम किसकी बात कर लें, कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स में। कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स में हम बात करेंगे यहां पे स्टेरिलाइजेशन की। ठीक है, जिसमें हम बात करेंगे मेल के लिए ट्यूबेक्टोमी, ठीक, और फीमेल के लिए हम बात करेंगे यहां पर फीमेल के लिए ट्यूबेक्टोमी और मेल के लिए यहां पे वेसेक्टोमी। ठीक, तो यहां पे वेसेक्टोमी में वास्ट डिफरेंस है वो कट किया जाता है, ट्यूबेक्टोमी में जो ट्यूब है वो कट की जाती है। अब वो किस तरह का प्रोसीजर होता है उसको भी हम देख लेते हैं। एनसीईआरटी के अंदर बहुत ही सुंदर सा डायग्राम दे रखा है जिसके बारे में हम अभी डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, तो यहां पे ट्यूबेक्टोमी क्या है, फैलोपियन ट्यूब्स आर कट एंड टाइड एट द प्लेस, यानी कि फैलोपियन ट्यूब क्या करते हैं, कट कर देते हैं, कट करके क्या करते हैं, उसको वहां से टाइड कर देते हैं, यानी कि बांध देते हैं। ठीक है, तो ये सब देखिए, मैंने सुना है, आपने भी सुना होगा, लोगों में ये मिथ है कि ट्यूबेक्टोमी कराने पे या वेसेक्टोमी कराने पे जो पर्सन है, यानी कि मेल है या फीमेल है, उसके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है। देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, कोई कमजोरी नहीं आती है, या बॉडी का कोई सिस्टम इफेक्ट होता है वो भी इफेक्ट नहीं होता है, सब कुछ स्मूथली होता है। जो नहीं होना चाहिए बस वही होता है। क्या, यहां पर अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो उस कंडीशन में यहां पर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। ठीक है, और वेसेक्टोमी में बात करें तो जो सीमन भी रिलीज होता है, सीमन भी बनता है, लेकिन वो स्पर्मलेस होता है, तो वो फर्टिलाइज नहीं कर पाता है। तो उससे फीमेल की पूरी ओवरऑल बॉडी पे या मेल की ओवरऑल बॉडी पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्लियर है। चलिए, नेक्स्ट हम बात करें इसमें डायग्राम की। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, वेसेक्टोमी के बारे में। ठीक है, जो किसका पार्ट है, यह क्या है, पेनिस का पार्ट है, ये पेनाइल है। ठीक है, क्लियर है, ये आपको दिख ही रहा है। ये क्या है, टेस्टिस है। ठीक, ये क्या, स्क्रोटम का भाग, स्क्रोटम का पार्ट स्क्रोटम के अंदर है। ठीक है, चलिए, तो बेसिकली यहां पर इतना डिटेल हम नहीं करेंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी ये हमने पढ़ रखा है। ठीक, जब हमने रिप्रोडक्शन में पढ़ा था तो उसमें हमने ये बात कर रखी है। देखिए, तो यहां पे क्या हुआ, बेसिकली यहां पे वास्ट डिफरेंस को कट किया गया और यहां पे इसको क्या कर दिया, टाइट कर दिया। ठीक है, तो यहां से कट किया और यहां से टाइट कर दिया दोनों तरफ से। ठीक, ताकि क्या है, ये एक दूसरे से मतलब झूलते नहीं रहे। ऐसे पता पड़ा डॉक्टर ने कट किया और कट करके छोड़ दिया तो ये तो गलत हो जाएगा ना। आपने कोई रस्सी काटी, उसको आप कहीं बांधते हो ना, तो क्या है, एक तरह से ये वास्ट डिफरेंस क्या है, एक रस्सी है तो इसको काट के बंद कर दिया। ठीक है,
चलिए, तो यहां से इसको कट किया, इसको टाइट कर दिया, यहां से कट किया, यहां से टाइट कर दिया, सेम टाइम टाइट दोनों तरफ से कंप्लीट हो गया। तो इस कंडीशन में आप मुझे बताइए, क्या यहां पर बेसिकली जो हम बात करें, क्या स्पर्म्स बनेंगे? बिल्कुल, यहां पे स्पर्म्स बनेंगे, ठीक है ना, स्पर्म्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। दूसरी बात करें, बॉडी पे कोई इफेक्ट आएगा? नो इफेक्ट, बॉडी पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक। क्या होगा? सीमन बनेगा? बिल्कुल, सीमन भी बनेगा, लेकिन सीमन कैसा होगा? सीमन होगा विदाउट स्पर्म, विदाउट स्पर्म, ठीक है। यहां पे यानी कि स्पर्मेजेनेसिस भी यहां पर होगा, परफॉर्म होगा, ठीक है ना, लेकिन जो सीमन रिलीज होगा उसके अंदर क्या होंगे? स्पर्म्स नहीं होंगे, ठीक है। तो सिंपल सरल भाषा में हम इसको क्या बोलते हैं? नसबंदी बोलते हैं ना। अरे भाई, बोलते हैं नहीं बोलते हैं? नसबंदी, सब अंग्रेज ही हो, ठीक है। चलिए, तो इसको क्या बोल देते हैं हम? जनरल भाषा के अंदर नसबंदी बोल देते हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन ये कि रेट ऑफ चांसेस जो होते हैं इसके थोड़े से कम होते हैं, कि कभी कभार नसबंदी फेलियर की वजह से भी क्या होता है कि प्रेगनेंसी हो जाती है, लेकिन फिर भी ये है कि ये सेफ है, ठीक है। जिस तरह से यहां पे ये सेफ है, उस तरह से फीमेल की अगर हम बात करें तो फीमेल में ट्यूबेक्टोमी होती है, ठीक है, यह भी क्या है? बिल्कुल सेफ होती है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो फैलिपियन ट्यूब्स होती हैं, ये देखिए, तो इनको क्या किया हमने? यहाँ पे टाइड एंड कट कर दिया। तो सेम यहाँ पे फैलिपियन ट्यूब को क्या किया? यहां से कट किया, यहां से कट किया, और दोनों को क्या कर दिया? टाइट कर दिया। ये टाइट हो गया और ये कट हो गया। क्लियर है? दोनों तरफ से सेम, कट टाइट, ठीक, दोनों तरफ से बांध दिया। तो यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे फीमेल की ट्यूबेक्टोमी हो गई। तो इस कंडीशन में क्या होगा? देखिए, इस कंडीशन में क्या है? यहां पे क्या मेंस्ट्रुएशन साइकिल रुकेगी? बताइए मुझे। नहीं, यहां पर मेंस्ट्रुएशन साइकिल पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। चलिए, फिर उसके बाद यहां पे क्या होगा? और कोई कमजोरी फीमेल की, कोई बॉडी में कमजोरी? नो। तीसरी चीज बताइए क्या होगा यहां पे? सोचिए क्या हो सकता है यहां पर? बिल्कुल, देखिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किस तरह की कोई बॉडी में कमजोरी नहीं आएगी, लेकिन यहां पे क्या होगा? बेसिकली जो है वो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। आई बात समझ में? क्लियर है? तो यहां पे जब हमने कट ही कर दिया तो दोनों हिस्से खत्म हो गए। यहां पे सर्विक्स वाले भाग में क्या होगा? यहां एग पहुंचेगा ही नहीं, सिंपल सी बात है। और तो क्या वो नहीं होगा, तो यहां पे वैसे भी जो है वो यहां पे जो सर्विक्स में वाले रीजन के अंदर, यूट्रस वाले भाग में हम बात करें तो यूट्रस के अंदर बच्चा ग्रो नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पे क्या कर रहा है? फर्टिलाइजेशन भी नहीं हो रहा और बेसिकली इंप्लांटेशन भी नहीं होता। आई बात समझ में? क्लियर है यहां तक? चलिए, आई बात समझ में आपको? बिल्कुल, डायग्राम क्लियर है। अब एनसीईआरटी का ही डायग्राम है। चलिए, नेक्स्ट हम इसमें बात कर लेते हैं कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स की, ठीक। तो अभी हमने बात करी कॉन्ट्रासेप्शन मेथड में किस किस की? मेल कॉन्डम्स की, ठीक है। तो ये देखिए, मेल कॉन्डम्स जो किससे मिलकर बने होते हैं? थिन रबर के होते हैं और लेटेक्स लुब्रिकेटेड होते हैं। क्यों? क्योंकि लुब्रिकेटेड का रीजन क्या है? अगर ड्राई होंगे तो क्या होगा? जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो उस ड्यूरेशन में क्या होता है बेसिकली, तो बॉडी के अंदर जो स्किन है, इंटरनल स्किन होती है, वो हार्श हो सकती है, ठीक है, उसमें रगड़ लग सकती है, ठीक है। तो उसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है? जो बेसिकली होते हैं, जो ये लेटेक्स से लगे हुए होते हैं, ठीक है। थिन रबर शीट इरेक्ट पेनिस कलेक्ट इजेक्टेड सीमेंट, यानी कि क्या करते हैं? जब इजेक्यूलेशन का टाइम होता है, थिन रबर शीट के बने हुए होते हैं, है ना, और पेनिस से क्या करते हैं? इजेक्यूलेटेड के ड्यूरेशन में सीमन को कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द मेल कॉन्डम। नाउ, जैसे मेल कॉन्डम आते हैं वैसे फीमेल कॉन्डम्स भी अवेलेबल हैं, जिनके बारे में हमने बात करी थी, ठीक है। ये भी कैसे होते हैं? प्लास्टिक पाउच की तरह से होते हैं और इंसर्टेड किए जाते हैं किसमें? फीमेल की वजाइना के अंदर, ठीक है। जो क्या करते हैं? फीमेल की वजाइना में अगर मेल कोई प्रोटेक्शन नहीं ले रहा है, वो नहीं चाहता है प्रोटेक्शन लेना, तो उस कंडीशन में फीमेल अगर प्रोटेक्शन लेती है कॉन्डम से, तो जिसका सीमन रिलीज होगा जो इजेक्यूशन के टाइम पर, वो क्या होगा? उस पाउच के अंदर, जो प्लास्टिक पाउच है बेसिकली, उसके अंदर वो क्या होगा? इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। नाउ, डायफ्राम्स सॉफ्ट रबर का कवर्स होते हैं, एंटर्स टू द यूट्रस, ठीक है। तो एंटर्स टू द यूट्रस रोकते, प्रिवेंट द स्पर्म फ्रॉम द रीचिंग एग एंड होल्ड स्पर्मिसाइड्स, ठीक है। तो यहां पे क्या होते हैं? ये एग्स तक इसको पहुंचने नहीं देते हैं। दिस आर द डायफ्राम्स। क्लियर है? नाउ, सर्वाइकल कैप ही इसका नेक्स्ट एग्जांपल है। मिनिएचर डायफ्राम कवर्स सर्वाइकल क्लोजली एंड प्रिवेंट द स्पर्म फ्रॉम द रीचिंग एग एंड द होल्ड्स स्पर्मिसाइड्स, ठीक है। तो डायफ्राम और सर्वाइकल कैप,
ये दोनों किस में होती है, फीमेल्स के अंदर बेसिकली यूज होती हैं। क्लियर। नाउ नेक्स्ट हम बात करें फोम्स, क्रीम्स एंड जेलीज, यानी कि आज की डेट के अंदर अगर हम बात करें तो कॉन्ट्रासेप्शन में बहुत सारी चीजें मार्केट के अंदर अवेलेबल है जिनको आप यूज कर सकते हैं। तो आज की जो यंग जनरेशन की हम बात करें वो इनका यूज करती हैं, ठीक है ना, मतलब मोस्ट आईयूडीज यूज हो रही हैं बेसिकली देखा जाए तो। ठीक, चलिए, तो फॉर्म्स, क्रीम्स एंड जेलीज में बात करें तो केमिकल स्पर्मिसाइड्स होते हैं बेसिकली, ये इंसर्टेड इन द वजाइना बिफोर इंटरकोर्स एंड प्रिवेंट स्पर्म फ्रॉम द एंटरिंग यूट्रस। तो यानी कि क्या होते हैं कि जेलीज होते हैं, इनमें केमिकल्स होते हैं, तो ये क्या करते हैं, स्पर्मिसाइडल एक्टिविटी करते हैं, यानी कि स्पर्म्स को क्या करते हैं, उसकी पूंछ को कट करते नहीं है, मान लो आप, तो ठीक है, उसके टेल पार्ट को इन्होंने खत्म कर दिया, स्पर्मिसाइडल एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो स्पर्म है वो एंटर नहीं कर पाएगा यूट्रस तक। तो जब एंटर तो नहीं कर पाएगा यूट्रस तक, तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहां पे किसी भी तरह की प्रेगनेंसी नहीं होगी। क्लियर। नाउ इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्शन, इट्स ए डीपो-प्रोवेरा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, थोड़ा सा इनसाइड से बाहर चल रहे हैं पर इंपॉर्टेंट है। रीजन, अब देखिए इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव में बेसिकली क्या होता है कि किसी को पसंद नहीं है कि भाई इंटरनली दिया जाए, ठीक है, किसी को पसंद नहीं होता है। तो बेसिकली कपल्स में अगर ये होता है कि किसी को डर भी है कि नहीं मुझे जो है कॉपर्टी वगैरह यूज नहीं करना है एटसेट्रा, किसी फीमेल को हेजिटेशन होता है जनरली, तो यहाँ पे जो डीपो-प्रोवेरा है बेसिकली, तो यहाँ पे इंजेक्शन फॉर्म के अंदर फीमेल को दे दिया जाता है, ठीक है। सो इंजेक्शन एवरी 3 मंथ, तो हर 3 मंथ्स के अंदर जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक जो हार्मोन है वो धीरे धीरे क्या होता है, रिलीज होता रहता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 3 मंथ्स में दिया जाता है अ हार्मोन दैट इज स्लोली रिलीज्ड एंड प्रिवेंट द ओव्यूलेशन, यानी कि किसको स्टॉप करता है, वो ओव्यूलेशन को यहाँ पे बेसिकली स्टॉप करता है। एवरी 3 मंथ्स के अंदर ये दिया जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जब इंजेक्टेबल हो रहा है तो बेसिकली किसी को इंजेक्शन से भी डर लगता है, तो बोलता है नहीं मुझे तो इंजेक्शन नहीं यूज करवाना है, तो उसके लिए क्या होता है, सबक्यूटेनियस भी होता है, ठीक है, यानी कि स्किन के अंदर क्या कर सकते हैं, स्किन के अंदर इंसर्ट कर देते हैं कैप्सूल सर्जिकली, ये देखिए। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इम्प्लांट या नॉरप्लांट बोलते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, इसमें कैप्सूल होता है, सर्जिकली इम्प्लांट अंडर द स्किन, तो स्किन के अंदर क्या करता है, हल्का सा कट लगा के स्किन के अंदर इम्प्लांट कर देते हैं, ठीक है। तो उसमें देखिए स्लो अमाउंट के अंदर जो हार्मोन है वो ब्लड के में घुलता जाता है, रिलीज होता रहता है, तो वो क्या करता है, वो भी यहाँ पे जो है ओव्यूलेशन को ब्लॉक करता है, ओव्यूलेशन को नहीं होने देता है, ठीक है। सो कैप्सूल सर्जिकली इम्प्लांटेड अंडर द स्किन, स्लोली रिलीज हार्मोन, तो स्लो अमाउंट के अंदर यानी कि सस्टेन रिलीज फॉर्म के अंदर होता है। स्लो रिलीज का मतलब होता है सस्टेन रिलीज फॉर्म। क्या होती है बच्चों यहाँ पे, सस्टेन रिलीज फॉर्म, सस्टेन्ड रिलीज फॉर्म, ठीक है। सस्टेन रिलीज फॉर्म के अंदर यह है, निकलता रहता है धीरे धीरे, और क्या करता है, ओव्यूलेशन को नहीं होने देता है। क्लियर। नाउ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के बारे में आप जानते हैं, यानी कि जो ओरल जो टैबलेट्स ली जा सकती हैं उनमें यहां पे यूज होती है। तो सिंथेटिक इसमें क्या होते हैं, एस्ट्रोजेंस होते हैं, प्रोजेस्टेरोन होते हैं, दैट प्रिवेंट द नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन साइकिल एंड प्राइमरीली प्रिवेंट द ओव्यूलेशन, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ओव्यूलेशन को ये भी रोकते हैं। तो यहाँ पे जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है उनका भी यहाँ पे यूज किया जाता है। क्लियर। नाउ इंट्रायूटेराइन डिवाइस यानी कि आईयूडीज की हम बात करेंगे, इंपोर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। तो आपके बोर्ड के एग्जाम में भी यहां से आपसे वो क्वेश्चन पुटअप कर सकता है आपका एग्जामिनर, ठीक है। लास्ट 220 की भी हम बात करें तो हमारे जो है कई सारे क्वेश्चन इसमें से निकल के, यानी कि इवन हम बात करें तो 2 नंबर से लेकर 3 नंबर यानी कि 2, 3, 5 मार्क्स तक के क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछे गए हैं, ठीक है। तो इसी तरह की अपडेट को कंप्लीट लेने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल। ओके, नाउ तो हम बात करते हैं इंट्रायूटेराइन डिवाइस की। सो स्मॉल प्लास्टिक और मेटल डिवाइस प्लेस्ड इनटू द यूट्रस टू प्रिवेंट द इम्प्लांटेशन, यानी कि स्मॉल प्लास्टिक और मेटल की डिवाइस जो है वो इंप्लांट की जाती है, बेसिकली प्लेस किया जाती है यूट्रस में टू प्रिवेंट द इम्प्लांटेशन, ठीक है, तो इम्प्लांटेशन को रोका जा सके। नाउ सम कंटेन्स द कॉपर एंड अदर रिलीज हार्मोन्स, तो कॉपर की हमने बात कर ली, ठीक है। कॉपर क्या है, स्पर्मिसाइडल एक्टिविटी का काम करता है, यानी कि स्पर्म में को मोटिलिटी रेट को कम करता है, यानी कि उसको सप्रेस कर देता है, ठीक है। अदर रिलीज जो हार्मोन है, तो हार्मोनल के थ्रू भी हम क्या करते हैं, यहाँ पे इंप्लांटेशन को करते हैं, ठीक है। चलिए इंप्लांटेशन को रोक देते हैं। दूसरा है रिदमिक मेथड, ठीक, तो रिदमिक मेथड में हमने बात करी थी, नो इंटरकोर्स ड्यूरिंग द वुमन फर्टिलिटी पीरियड लाइक 10 to 17 डेज, यहाँ पे 12 to 20 है, लेकिन हम कंसिडर कर लेते हैं इसको 10 to 17th डेज, क्योंकि हमने किसकी बात करी थी, मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करी थी। क्लियर। तो 0 to 5 डेज की ब्लीडिंग टाइम थी, 10 to 14, ठीक है, 14 to 17, यानी कि जो क्या था, पीक पीरियड था, जिसके लिए यहां पे पीक पीरियड था, ये फर्टिलिटी पीरियड, ठीक है। क्लियर है। चलिए नाउ विथड्रॉल,
तो हमने बात करी थी किसकी, जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो उस कंडीशन में जब इजेकुलेशन होता है, पेनल के इजेकुलेशन होता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि विड्रॉल पहले कर ले इजेकुलेशन से। लेकिन बेसिकली देखिए जब पेनल को विड्रॉल करते हैं तो भी उस कंडीशन में क्या होता है, यहां पर हम बात करें तो एमिशन होता है, ठीक है ना। क्या हो जाता है यहां पे एमिशन, और एमिशन की कंडीशन के अंदर भी क्या होता है कि कुछ अमाउंट के अंदर जो है स्पर्म्स रिलीज हो जाते हैं, यानी कि सीमन रिलीज हो जाता है। तो पहले एमिशन होता है, फिर सीमन रिलीज होता है, ठीक है, और फिर हम स्पर्म की बात कर रहे हैं, यानी कि सीमन के अंदर स्पर्म तो है ही सही, ठीक। तो जब एमिशन का टाइम होता है तो उस ड्यूरेशन में क्या होता है, कुछ अमाउंट के अंदर जो है स्पर्म्स यानी कि सीमन जो है वो रिलीज हो जाता है, देन उसके बाद इजेकुलेशन होता है। तो ये इस कंडीशन में भी क्या होता है कि एमिशन का जो पीरियड होता है उसमें भी होता है कि चांसेस बन जाते हैं कि कभी प्रेगनेंसी हो सकती है, ठीक है। सो पेनिस इज विथड्रॉल बिफोर द इजेकुलेशन, क्लियर। नाउ ट्यूबेक्टोमी एंड ट्यूबल लाइगेशन, जिसके बारे में अभी हमने एनसीईआरटी का डायग्राम देखा, क्लियर था। तो वुमेन्स फैलोपियन ट्यूब को यहां पे क्या करते हैं, ट्यूब को कट कर देते हैं और उसको टाइट कर देते हैं, यानी कि बांध दे देते हैं, ठीक। नाउ द परमानेंटली ब्लॉकिंग द स्पर्म रिलीज, तो उस कंडीशन में क्या हुआ, यहां पे जो स्पर्म है वो अंदर जा ही नहीं पाते, ब्लॉक हो जाते हैं, क्लियर। वेसेक्टोमी में क्या हो रहा है, मेंस के अंदर जो वास्ट डिफरेंस है वहां भी क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं और उसको टाइट कर देते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होगा, परमानेंटली ब्लॉकिंग द स्पर्म पासेज। जब स्पर्म का पासेज ही हमने रोक दिया तो अंदर क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, सीमन तो बन रहा है लेकिन सीमन के अंदर स्पर्म्स अवेलेबल नहीं है, क्लियर। आई बात समझ में। नाउ नेक्स्ट इट्स एमनियोसेंटेसिस, क्लियर। सो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं यहां पे किसकी, एमनियोसेंटेसिस। तो देखिए एमनियोसेंटेसिस में क्या होता है, बेसिकली यहां पर जो एम्ब्रियो सेक है, ठीक है ना, तो सेक के सराउंडिंग में यहां पे से एमनियोटिक फ्लूइड का एक सैंपल लिया जाता है, ठीक है, किसके लिए, टेस्टिंग के लिए। इसको हम क्या बोलते हैं, यहां पे AFT के नाम से जानते हैं। ये जो टेस्टिंग होती है इसको बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड टेस्ट, ठीक है। तो यहां पे कोई भी अगर मान लीजिए कि कोई डिजीज से रिलेटेड प्रॉब्लम हुई या कोई फैमिली का कोई बैकग्राउंड रहा हो डिजीज का, तो उसके रिगार्डिंग यहां पर यह टेस्ट किया जाता है, क्लियर। नाउ तो देखिए एमनियोटिक फ्लूइड फ्रॉम द मदर, नाउ एमनियोटिक सेल्स आर टेकन, क्लियर, फॉर द बायोकेमिकल एनालिसिस, यानी कि बायोकेमिकल एनालिसिस के लिए इसको यूज किया जाता है। दूसरा हम बात करें क्रोमोसोमल एंड जेनेटिक डिसऑर्डर, ठीक है, अगर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है तो उसके लिए इस केस में क्या होता है, यहां पे जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसको यहां पे टेस्टिंग के लिए यूज में लिया जाता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है एमिनोसेंटेसिस। लेकिन यहां पर क्या हुआ है कि एमिनोसेंटेसिस का हमारे इंडिया में तो बहुत मिसयूज हो गया, क्यों, क्योंकि यहां पर क्या होते हैं कि जो बच्चे का हम कह सकते हैं कि जानने के लिए कि लड़का है या लड़की है, उसकी लोगों ने उस चीज के लिए इसको यूज में लेना शुरू कर दिया, ठीक है। फिर गवर्नमेंट्स ने काफी रूल्स निकाले, फिर उसके बाद थोड़ा बहुत यहाँ पे भी प्रोडक्शन हुआ है, ठीक है। तो गर्ल्स एंड बॉयज के अंदर काफी जो है वो डिफरेंस किया जाता है कि हाँ बॉयज होने चाहिए, गर्ल्स होने चाहिए। बेटा देखिए सब कुछ सब बराबर है, ठीक है। जब मेल और फीमेल दोनों होंगे तभी क्या होगा कि आगे की जो दुनिया है वो चलेगी, ठीक है। अगर मेल ही मेल हो जाएंगे और फीमेल नहीं होंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। जो हम पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्टिव, ये फिर हमें किस फेज में जाना पड़ेगा, फिर हमें बताना पड़ेगा कि नहीं ये जरूरत है, पॉपुलेशन को इंक्रीज करना है, बढ़ाना है, ठीक है। तो वहां पे वो चीज हो जाती है। तो यहाँ पे मेल में और फीमेल में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है, लड़का लड़की एक समान होने चाहिए, तो ये चीज मैटर करती है, ठीक। चलिए नाउ तो एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में हमने कंफर्म कर लिया। अब देखिए होता क्या है, कैसे करते हैं, ये देखिए ये जो बच्चा बना हुआ है कंप्लीट बेबी फॉर्म हो रहा है, ठीक। तो यहां पे इसमें क्या है, एमनियोटिक फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है। ये क्या है, देखिए ये एमनियोटिक सेल्स हैं, ठीक है, ये दिखाई दे रही है आपको, ये एमनियोटिक सेल्स हैं। तो यहां पे क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल यानी कि सिरिंज के थ्रू यहां पे क्या करते हैं, इस एमनियोटिक फ्लूइड को यहां पर ले लेते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है, ठीक है। देखिए ले लिया है फ्लूइड और यहां पे क्या ये सेल्स हैं। फिर इसको क्या करते हैं, इसका कल्चर मीडियम, ये कल्चर प्लेट है, ठीक है। तो इसके अंदर सेल्स को कल्चर प्लेट के अंदर ले लेते हैं, बायोकेमिकल स्टडीज इस पे करते हैं, क्रोमोसोमल इसकी एनालिसिस की जाती है और फिर जो डीएनए कॉम्बिनेंट यानी कि रिकॉम्बिनेंट मेथड है उसके थ्रू यहाँ पे पता किया जाता है कि इसमें कोई किस तरह का कोई इफेक्ट तो नहीं है, मतलब कोई प्रीवियसली जो जेनेटिक डिसऑर्डर रहे हो उसके बारे में यहाँ पे पता पड़ता है। साथ ही साथ बच्चे के जो सेक्स है उसके बारे में भी यहाँ पे क्लियर पता लग जाता है, ठीक है। चलिए कि वो मेल है या फीमेल है, क्लियर। नाउ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज यानी कि एसटीडीज, ठीक है। फोन वाली एसटीडी मत समझ लीजिएगा, पहले चला करती है, अब तो मोबाइल का जमाना है, ठीक। तो यहां पे होती है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो यहां पे जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है बेसिकली उनके बारे में हम बात करेंगे, ठीक। सो डिजीज विच आर ट्रांसमिटेड सेक्सुअली थ्रू द सेक्सुअल इंटरकोर्स, यानी कि ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स, जब मेल और फीमेल के अंदर सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो उस ड्यूरेशन के अंदर बेसिकली हम प्रोटेक्शन यूज नहीं करते हैं,
ठीक है, तो उस कंडीशन में भी क्या होता है कि यहां पर जो है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्लियर? नाउ आल्सो नोन एज venereal disease, which is called the VDs, and reproductive tract infection, which is called as a RTI. Clear? Now STDs can be classified as a viral, bacterial, protozoan and fungal. ठीक है, तो यहाँ पे कैटेगरीज डिवाइडेड है। एक तो सबसे पहली कौन सी हो गई हमारी, वायरल हो गई, बैक्टीरियल हो गई, प्रोटोजोअन हो गई और फंगल इन्फेक्शन भी हो गए यहाँ पे। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट 4 तरह की हैं यहाँ पे, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक, देखिए तो यहाँ पे एक टेबल दे रखी है आपको, टेबुलर फॉर्म के अंदर है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक, आपकी नॉलेज के लिए यहाँ पे बनाया गया है ताकि आपको क्लियर रहे। यानी कि देखिए गोनोरिया की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो गोनोरिया किसकी वजह से है, नेज़रिया गोनोरिया। क्लियर? क्लेमाइडिस, तो क्लेमाइडिया ट्राइकोमाइटिस की वजह से होता है। ठीक, साइफिलिस की हम बात करें तो ये क्या है, ट्रेपोनेमा पैलिडियम की वजह से। अब देखिए यहां पर हम बात करें अगर बैक्टीरियल डिजीज की, तो बैक्टीरियल कौन कौन सी हो जाएगी बताइए मुझे। ये यहां पे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये तीनों कैसे हो जाएंगी, बैक्टीरियल हो जाएंगी। जबकि जेनिटल वॉर्ट्स यानी कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, क्लियर है, वायरस ही मेंशन कर रखा है, तो ये कैसी है, वायरस जनित है। ठीक है, तो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से भी हो जाती है। तो बेसिकली जेनिटल वॉर्ट्स होते हैं, और आपने नाम सुना होगा मस्सों का, जो वार्ट्स होते हैं जनरली, तो वो किसकी वजह से होते हैं, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से होते हैं। ठीक है, और पता है इस ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का टीका भी लगता है एडल्ट के अंदर, 26 ईयर की एज तक का इसमें टीका लगता है। तो इसमें क्या होता है, जो हर्पीस हम बात करें, जो बेसिकली ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो वो एक्टिव नहीं हो पाता है, सबकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, किसी में ज्यादा एक्टिव होता है, किसी में कम एक्टिव होता है। तो जेनिटल वॉर्ट्स जो निकलते हैं वो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से निकलते हैं, डिजीज कॉज्ड डिजीज। ओके, नाउ एड्स के बारे में आप सब जानते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम विच इज द HIV। ठीक है, वायरस जनित है। हेपेटाइटिस बी, HBV, इट्स ऑल्सो वेजाइनाइटिस। ठीक है, आइटिस, देखिए आइटिस का मतलब क्या होगा, मैंने आपसे बात करी थी, जहां पे भी आपको आइटिस वर्ड दिखाई दे, इसका मतलब यहां पे हम बात कर रहे हैं इन्फ्लामेशन की। किसकी बात कर रहे हैं, इन्फ्लामेशन, यानी कि वजाइना के अंदर क्या होगा, इन्फ्लामेशन होगा। तो ट्राइकोमोनास वेजाइनलिसिस। ठीक है, तो यहां पे इसकी वजह से क्या होता है, इसमें इन्फ्लामेशन होता है। ठीक, नाउ इनफर्टिलिटी की हम बात कर लें, चलिए, तो इनएबिलिटी टू कंसीव प्रोड्यूस चिल्ड्रन इवन आफ्टर 2 years ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स। अनप्रोटेक्टेड मतलब शादी हो गई, ठीक है, घूमिया फिरिया है, सब कुछ ठीक है, सब अच्छा है। अब 2 साल तक आपने अपने घूमने का इंतजाम किया, आप घूमते गए, सब कुछ ठीक है। ठीक, फैमिली वालों ने प्रेशर जनरेट किया कि भैया अब तो फैमिली प्लानिंग करनी ही पड़ेगी। ठीक है, फैमिली प्लानिंग की शुरुआत करी, इनएबिलिटी टू कंसीव, लेकिन 2 साल तक फैमिली प्लानिंग का आपने प्रोग्राम शुरू किया। जब प्रोग्राम हुआ अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, यानी कि आपने जो जनरल नेचुरल मेथड है उसको यूज किया, उसके बाद भी अगर इनएबिलिटी टू कंसीव, लेकिन कंसीव नहीं हुआ, ठीक है, तो उस कंडीशन को हमने क्या बोल दिया, यहां पे इनफर्टिलिटी बोल दिया। यानी कि कोई ना कोई बॉडी के अंदर ऐसी चीज हो गई है जिसकी वजह से जो वुमन है, यानी कि जो कपल्स हैं, वो यहां पे प्रेगनेंसी नहीं ले पा रहे हैं। क्लियर? तो इस कंडीशन को हम क्या कह देते हैं, इस कंडीशन को हम इनफर्टिलिटी कह देते हैं। क्लियर? द रीजन फॉर दिस कुड बी मैनी। अब देखिए रीजन कौन कौन से होते हैं। दूसरा, एक तो पहली चीज सबसे बड़ी बात करें हम कि फिजिकली, ठीक है, तो फिजिकली कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या कंजेनाइटल हम बात करें वो कोई प्रॉब्लम हो सकती है। किसी डिजीज के कारण, बॉडी के अंदर कोई डिजीज है तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि आप प्रॉपर्ली जो है यहां पर ये प्रोसेस जो है वो एक्सेप्टेड नहीं हो पा रहा है, उसकी वजह से हो सकता है। ड्रग एडिक्ट हो, ठीक है, ज्यादा अमाउंट के अंदर आप कोई ड्रग लेते हो, छोटी छोटी बातों पे ड्रग लेना शुरू कर देते हैं। थोड़ा सा सिर दर्द हो गया तो फटाफट से ड्रग ले ली, थोड़ा सा पेट दुखने लग गए तो आपका आपने मतलब बॉडी में किसी तरह का पेन हुआ तो आपने ड्रग्स का आपने सहारा ले लिया, ठीक है, तो उसकी वजह से भी क्या होता है कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। या किसी को पहले से प्रीवियसली कोई डिजीज रही हो तो उसकी उसको ड्रग्स चल रही हो, तो उनका जो ट्रीटमेंट है प्रॉपर तरीके से लिया जाए तो, और इस कंडीशन में तो यहाँ पे इनफर्टिलिटी के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। तो अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट लिया जाए तो यहाँ पे इनफर्टिलिटी का भी ट्रीटमेंट जो है वो हो जाता है। क्लियर? इम्यूनोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम हो तो उससे भी हो सकता है, ठीक है। फिर दूसरा साइकोलॉजिकल, कोई स्ट्रेस वगैरह हो, ठीक है ना, बहुत ज्यादा सोचते हो, डीप थिंकिंग करते हो कि अरे ये होगा नहीं होगा, तो स्ट्रेस का भी बहुत बड़ा रोल होता है यहाँ पे कि जो स्ट्रेस है बेसिकली, ठीक है, तो हमारा स्ट्रेस हार्मोन कौन सा होता है बताइए, कॉर्टिसोल। हमने बात करी थी जब हमने पढ़ा था किसके बारे में, जब हम केमिकल कोऑर्डिनेशन पढ़ रहे थे, बिल्कुल सही, ठीक। चलिए, तो फिजियोलॉजिकल होता है यानी कि स्ट्रेस कोई हो किस तरह का, तो वो भी हमारी बॉडी पर नेचुरल इफेक्ट है उसको ये कम करता है, यानी कि नेचुरल जो प्रोसीजर होता है उस पर इफेक्ट डालता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्या है फिजियोलॉजिकल हो गया, तो यहाँ पर बेसिकली जो हमारे ये हैं, जो हमारे 6 पॉइंट्स हैं वो कंप्लीटली यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्लियर? नाउ
दिस इज द असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी विच इज कॉल्ड एज ART। ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि चैप्टर जो है वो इसी पे भी बेस्ड है। आई बात समझ? क्लियर? चलिए, सो दीज आर द स्पेशल टेक्निक्स दैट असिस्टेड कपल्स टू हैव अ चिल्ड्रन, यानी कि जिनको बच्चे नहीं हो रहे हैं, ठीक है, छोटा बेबी नहीं हो रहा है, तो उनके लिए ये टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है जो 100% सक्सेसफुल है। ठीक है, अब बॉडी में कैसे भी प्रॉब्लम्स हो, ठीक है ना, तो उस चीज को भी यहां पे यूज करके, मतलब यहां पे हम जो है टेक्नोलॉजीज को यूज करके, आज की जो मॉडर्न जमाने की टेक्नोलॉजीज है उनको यूज करके जो है उनको कपल्स जो है उनको हम यहां पे बेबी दे सकते हैं। ठीक, क्लियर? अगर नेचुरल मेथड फेलियर हो रहा है तो। क्लियर? चलिए, तो मेन मेथड की हम बात करें, मेन इट्स ART टेक्निक इंक्लूड्स, फर्स्ट इस बात करते हैं हम किसकी? IVF। तो आपने जगह जगह होर्डिंग्स देखे होंगे आज के जमाने में, ठीक है ना, बहुत ज्यादा मतलब हाईलाइट करते हैं, और IVF सेंटर, IVF सेंटर, IVF सेंटर। तो वो IVF सेंटर क्या है? वो है यहां पर IVF-ET, यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। IVF की फुल फॉर्म क्या है? यहां पे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। एक होता है इन विवो और एक होता है इन विट्रो। तो यहां पे IVF क्या है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है, जिसको हम क्या बोलते हैं? IVF बोलते हैं। क्लियर? तो IVF सेंटर बेटा क्या हो गया यहां पे? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। क्लियर है? एंड एम्ब्रियो ट्रांसफर, तो इसको हमने कंप्लीटली क्या बोल दिया? IVF-ET बोल दिया। तो एम्ब्रियो ट्रांसफर कर रहे हैं या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं, इस कंडीशन को हमने IVF-ET कह दिया। क्लियर? नाउ सेकंड टेक्नोलॉजी होती है गिफ्ट, जिसको जिफ्ट भी बोलते हैं या गिफ्ट भी बोलते हैं। तो गिफ्ट का मतलब क्या है? यहां पे इंट्राफेलोपियन ट्यूब, ठीक है, या इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर हम इसको बोलते हैं। ये क्या है? G से हो गया गैमेट्स, ठीक, I से हो गया इंट्रा, F से हो गया फेलोपियन और T से हो गया ट्रांसफर। इसको हम क्या बोलेंगे? इट्स अ गैमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, यानी कि फेलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर करवा रहे हैं किसका? गैमीट्स का। तो दिस फैसिलिटी इज कॉल्ड एज ए, दिस टेक्निक इज कॉल्ड एज ए गिफ्ट। क्लियर? थर्ड हम बात करते हैं, जैसे गिफ्ट है वैसे जिफ्ट है। ठीक है, यहां पे तो गैमीट कर रहे थे, जबकि यहां पे कंप्लीट क्या है? जायगोट। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? जायगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी? ICSI। ठीक है, अब मान लीजिए ये टेक्नोलॉजी भी यूज ले ली, ये भी यूज में ले लिया, लेकिन चक्कर क्या है कि हो ही नहीं रहा, कुछ हो ही नहीं रहा। तो फाइनली क्या करते हैं? थोड़ी सी कॉस्टली टेक्निक है ICSI, ठीक है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, यानी कि सीधे ही एग के अंदर क्या करते हैं? इंजेक्ट करते हैं। अब एग बहुत ही छोटा सा होता है, ठीक है, अब सपोज कीजिए ये एग है इत्तू सा, अब ये इत्तू सा एग है ना, इसको अंदर क्या करना है? इनको इंसेमिनेशन करना है, साइटोप्लाज्मिक है ना, तो इसके अंदर अगर स्पर्म देंगे, इंजेक्ट करेंगे, तो भैया टेक्नोलॉजी तो काम आएगी ना, है, ढूंढना पड़ता है, बारीक वाला काम है, इसलिए महंगा है, लेकिन क्या है? गोद भर देगा। क्लियर है ये बात? तो ठीक है, चलिए, तो इसको हमने क्या बोल दिया? इंट्रासाइटोप्लाज्मिक साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं IUT और IUI। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इस पे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, इनका डिफरेंस भी पूछ लेते हैं आपसे और इन पे क्वेश्चन बनता है। ठीक, चलिए, तो IUT क्या हो गया? यहाँ पे इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर हो गया, ठीक है, यानी कि यूटेराइन में ट्रांसफर कर रहे हैं। और इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, यहां पे क्या करते हैं? बेसिकली जो सीमन है, ठीक है, उसको किस में ट्रांसफर करते हैं? यूटेराइन में ट्रांसफर करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज ए इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। ठीक है, स्पर्म को डायरेक्ट इसमें इंसेमिनेट कर दिया जाता है। क्लियर? आई बात समझ में? चलिए, तो यहां तक हमने कंप्लीट किया। क्लियर है? ओके, सो नाउ नेक्स्ट टाइम टू इंक्रीज योर नॉलेज विद द क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। ठीक है, तो अब हमने यहां पे हमारा चैप्टर तो कंप्लीट कर लिया, लेकिन अब हम बात करेंगे किसकी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो आपसे प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनको आप सॉल्व करके अपने हाई मार्क्स गेन कर सकते हो। यहां मैं आपको पैटर्न बताऊंगा कि आपको एक्चुअली क्वेश्चन का आंसर देना किस तरह से। ठीक है, चलिए, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमने यहां पे जो कवर अप किया है वो 1 मार्क का क्वेश्चन किया है, वेरी शॉर्ट आंसर 1 to 3 तक। नाउ 2 मार्क्स का क्वेश्चन यहां पे शॉर्ट आंसर है 4 to 6 तक। नाउ 3 मार्क्स का क्वेश्चन है यहाँ पे 7 to 8। 5 मार्क्स का जो है हमने मेजर क्वेश्चन लिया है वो 9 नंबर। केस स्टडी पे जो क्वेश्चंस बनने चाहिए उनके बारे में हमने बात करी, क्वेश्चन 10, और जो असर्शन रीजन के क्वेश्चन है वो हमने 11 और 12 यहां पर लिए हैं। अब वो किस पैटर्न में, उसको हम एक बार यहां पे
देख लेते हैं नाउ। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर, शॉर्ट आंसर, मेंशन वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव एप्लीकेशन ऑफ एमिनियोसेंटेसिस। ठीक है, अभी अभी हमने किसकी बात करी, एमिनियोसेंटेसिस की, तो इसके बारे में एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव कैरेक्टर हमको बताना है। तो पॉजिटिव कैरेक्टर क्या है, यहां पर हम डाउन सिंड्रोम के बारे में मालूम कर सकते हैं, यहां पर हम किस तरह का जेनेटिक डिसऑर्डर है उसके बारे में कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है, एमनियोटिक फ्लूइड से कंप्लीट, तो यहां पे एक आंसर हमारा ये निकल के आता है। दूसरा नेगेटिव फीडबैक क्या हो जाएगा कि इसकी वजह से एमनियोटिक फ्लूइड के जो हम यूज करते हैं बेसिकली जो सेल्स ले लेते हैं तो उनसे जो है वो जेनेटल का पता पड़ जाता है, यानी कि जो एम्ब्रियो है, जो बच्चा है एक्चुअली जो होने वाला है उसके सेक्स के बारे में यहां पर कंप्लीटली पता पड़ जाता है। तो यहां पर क्या है, एक तरह से नेगेटिव पॉइंट हो गया जिसका काफी क्यों है मिसयूज हुआ है। क्लियर, अब आपको आंसर कैसे देना है, आपको आंसर हमेशा हमेशा पॉइंट्स के अंदर देना है। ठीक है, यानी कि आपको एक जगह नेगेटिव पॉइंट दिखाना है तो एक जगह आपको पॉजिटिव पॉइंट दिखाना है। यही नहीं कि आपको क्वेश्चन एक ही सीरीज में लिख देना है कि हाँ आपने यही नेगेटिव लिख दिया और यही पॉजिटिव पॉइंट दे दिया, नहीं, आपको बिल्कुल सीक्वेंस के अंदर रखना है ताकि एग्जामिनर आपको अच्छे नंबर दे। क्यों, क्योंकि जब उसे सीक्वेंस में क्वेश्चन का आंसर दिखेगा, ठीक है, बिल्कुल सटीक दिखेगा, तो वो उस चीज से खुश होगा। ठीक, तो आपके जो नंबर होते हैं वो उनके कट होने के चांसेस बिल्कुल कह सकते हैं कि हम जीरो हो जाते हैं। ठीक, आपको 100% मार्क्स इसमें मिल जाएंगे। नाउ इसके आंसर की हम बात करें, हमने बात करी पॉजिटिव एप्लीकेशन में क्या हो रहा है, यूज टू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ द सर्टेन जेनेटिक डिसऑर्डर। देखिए अभी हमने बात कर ली जेनेटिक डिसऑर्डर की। डाउन सिंड्रोम्स, तो हमने भी डाउन सिंड्रोम्स के बारे में बात कर ली, जैसे कैल्फिनेटर सिंड्रोम्स हो गई, ठीक है, हीमोफीलिया हो गया या सिकल सेल एनीमिया हो गया। तो इनकी जानकारी लेने के लिए कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर पहले रहे हो, ठीक है ना, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड को टेस्ट करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, AFT बोलते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड टेस्ट बोलते हैं। क्लियर, नेगेटिव एप्लीकेशन में क्या आ गया, यूज टू डिटेक्ट सेक्स ऑफ द फीटस एंड लीड्स टू फीमेल फीटोसाइट्स। ठीक है, तो यहां पे क्या होते हैं बेसिकली जो है वो सेक्स को कंफर्म करने के लिए यहां पे इसका नेगेटिव यूज होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको पॉइंट वाइज क्या करना है, यहां पे क्वेश्चन के आंसर देने हैं। क्लियर, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़े। राइट एनी टू स्टेप दैट यू वुड स्ट्रेस अपॉन द कंट्रोल द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ठीक है, तो यहां पे बताइए आपको ऐसे कौन से स्टेप्स लेने होंगे जो आपके पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सके, यानी कि जो है हम यहां पे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं उनका यहां पे यूज करना चाहिए, लोगों में अवेयरनेस होनी चाहिए। ठीक है, तो इन चीजों को हम यूज करके यहां पे क्या कर सकते हैं, कॉन्ट्रासेप्शन मेथड को यूज करके हम यहां पे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को हम यहां पे कंट्रोल कर सकते हैं। अवेयरनेस एक्चुअली जो है यानी कि जो RCH जो प्रोग्राम करवाती हैं वो प्रोग्राम जो है ढाणी गांव में कंडक्ट किए जाते हैं ताकि लोगों में नॉलेज बढ़ सके। ठीक, इसी चीज को लेकर तो यहां पे देखिए हम बात करें एनकरेज यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। ठीक है, बिल्कुल, तो यहां पे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बारे में एनकरेज होना चाहिए, पहली चीज। दूसरा स्टैट्यूटरी राइजिंग मैरिजेबल एज, बिल्कुल सही, ये भी अच्छा पॉइंट है यहां पे क्या कि यानी कि जो मैरिजेबल एज होती है वो छोटी उम्र के अंदर नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि उसकी एक जो एज है वो एक डिसाइडेड होनी चाहिए, यानी कि गर्ल्स के अंदर हम बात करें तो 18 ईयर्स की एज, और अगर हम बॉयज के अंदर या मेल के अंदर हम बात करें 21 ईयर की उनकी एज होनी चाहिए। इससे पहले शादी के बंधन में बंधना एक तरह से कानूनी अपराध है, वो आप सब जानते हैं, तो ये चीज मेंटेन होनी चाहिए। ठीक है, लोगों को इस चीज के बारे में अवेयर होना पड़ेगा। क्लियर, नाउ इंसेंटिव शुड बी गिवन टू कपल्स फॉर द मेंटेनिंग स्मॉल फैमिलीज। बिल्कुल, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि अगर आप स्मॉल फैमिली रखते हैं तो गवर्नमेंट आपको इंसेंटिव प्रोवाइड करे। ठीक है, विदाउट सैलरी आपको, यानी कि विदाउट कुछ काम करें, बस ग्रोथ रेट को कंट्रोल में रखना है और आप इंसेंटिव पा सकते हैं। तो कितनी अच्छी पॉलिसी है गवर्नमेंट की, बताइए, पैसे कमाने की। ठीक है, अब ऐसे नहीं कि पूरा खानदान नहीं लग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं करना। ठीक है, ये उनके लिए जो समझदार लोग हैं। ठीक है, हमारे दो जो पॉलिसी है वो कंटिन्यू है, लेकिन आज के टाइम में लोग बहुत अवेयर हो गए, टच वुड, लिटरली बहुत अवेयर हैं। आज के टाइम में क्या होता है, हम दो और हमारा एक की जो पॉलिसी है वो कई लोगों ने यूज कर रखी है। ठीक है, कुछ ये भी कह सकते हैं कि आप आजकल में एजुकेशन टाइप है उसका अच्छी हो, अच्छे से परवरिश हो एक ही बच्चे की, वही लायक बन जाए तो बस वो कहते हैं ना गंगा जी नहा लिए, वो चीज हो जाती है। क्लियर है, चलिए, तो यहां पर हम क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, इधर उधर की बातें नहीं करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Why is सहेली preferred a contraceptive by women? Any two reasons? अब सहेली का यूज क्यों करते हैं? देखिए, पहला पॉइंट तो सहेली का यूज करते हैं क्योंकि ये वास्तव में सहेली की तरह काम करती है। कैसे? वुमन के लिए ये सहेली है, यानी कि उसकी प्रेगनेंसी को नहीं होने देती है, तो सहेली हो गई ना, क्योंकि एक सहेली दूसरी सहेली से अपनी सारी बातें शेयर करती है। तो यहां पे ये सहेली अपनी वुमन, यानी कि जो वुमन जो ले रही है ड्रग, उस सहेली हो गई इसकी, और उस ड्रग को लेने से वो क्या कर रही है, जो है अपनी प्रेगनेंसी को होल्ड कर रही है, रोक रही है बिना किसी साइड इफेक्ट के, तो लेस साइड इफेक्ट है, पहली चीज।
नॉन स्टेरॉइडल है, यानी कि किस तरह का कोई केमिकल नहीं है ऐसा कुछ, ठीक। तो यहां पे ये भी एक प्लस पॉइंट हो जाता है। दूसरी चीज है कि इसके साइड इफेक्ट लेस टू लेस साइड इफेक्ट है। जब भी प्रेगनेंसी लेनी हो इसको लेना बंद कर सकते हैं और प्रेगनेंसी को ले सकते हैं, ठीक। तो व्हाई सेल इज प्रिफर्ड अ कॉन्ट्रासेप्टिव बाय वुमन, एनी टू रीजंस। तो 2 रीजन हमने बता दिए। इट्स अ वंस इन अ वीक, बिल्कुल एक और वंस इन अ वीक, हफ्ते में सिर्फ एक बार ये पिल लेनी होती है, रोज रोज का कोई टंटा नहीं होता है। क्लियर है? चलिए, तो इट्स अ वंस इन अ वीक ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव है, बिल्कुल, विद एवरी वेरी फ्यू साइड इफेक्ट। उसकी अभी हमने बात कर ली, बहुत लेस साइड इफेक्ट होते हैं। देखिए, कोई भी अगर नेचुरल प्रोसेस है उसके अंदर अगर हम कोई केमिकल यूज करके बॉडी के अंदर कुछ भी सप्रेस कर रहे हैं या कोई ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है जो नेचुरल मेथड के अगेंस्ट जाके हो रही है, तो लिटिल बिट यानी कि थोड़ा बहुत तो वो अपना साइड इफेक्ट जो है वो देगा, ठीक है। तो कोई भी केमिकल, आप ड्रग की बात कर लें तो कोई भी केमिकल जो है बॉडी के अंदर जाएगा, किसी चीज को वो हम कह सकते हैं कि इनहिबिट करेगा, तो उस कंडीशन में थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट आपको बॉडी के अंदर देखने को मिल सकता है। तो लेस साइड इफेक्ट की हम बात करें, हमने ये नहीं कहा कि कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, साइड इफेक्ट है लेकिन लेस टू लेस साइड इफेक्ट होते हैं। और फिर वो ह्यूमन बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है कि किसी को ज्यादा साइड इफेक्ट होते हैं तो किसी को कम होते हैं, ठीक है। तो यहां पे जो है फ्यू साइड इफेक्ट्स है, हाई कंट्रासेप्टिव वैल्यू है इसकी, नॉन स्टेरॉइडल है और इजी टू जेब है। यानी कि इजी टू जेब मतलब क्या, मैं क्या हूं कि यहां पे जो है वो एक्सपेंसिव नहीं है और इजी टू यूज भी है। यहां पे यानी कि कोई स्पेशल ट्रेनिंग यहां पे इसको लेने के लिए नहीं करनी पड़ती है। क्लियर है? आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट हम बात करें डिफरेंशिएट बिटवीन द इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन एंड इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कैसा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गिफ्ट रैप कर दिया हमने इसको, इसलिए कर दिया क्योंकि इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो डिफरेंशिएट बिटवीन द इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन और इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर। अब इंसेमिनेशन में क्या होता है, यूट्रस में हम इंसेमिनेट करवाने किसको, स्पर्म को, ठीक। तो यहां पे क्या हो जाएगा, देखिए आईयूआई क्या है, सीमन कलेक्टेड आइदर फ्रॉम द हस्बैंड, तो सीमन का कलेक्शन कर रहे हैं या तो हस्बैंड से या फिर किसी डोनर से, ठीक है। तो वहां से हमने क्या किया, आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस इनटू द वजाइना और इन द यूट्रस ऑफ द फीमेल, ठीक है। अब कोई प्रॉब्लम है, अगर किसी मेल के अंदर स्पर्म की काउंटिंग जो है वो नॉर्मल क्या है, कम है उसको, ठीक है। तो उस कंडीशन के अंदर यहां पे या तो हस्बैंड का ले लेते हैं या फिर कोई डोनर का है उसका स्पर्म लेके यहां पे क्या करते हैं, वजाइना के अंदर इंसर्ट करवाते हैं यूट्रस में, फीमेल की यूट्रस के अंदर, ठीक है। तो इस टेक्निक को हम क्या बोलते हैं, आईयूआई बोलते हैं, यानी कि इंट्रा यूटेराइन जो है इंसेमिनेशन के नाम से जानते हैं। जबकि आईयूटी की हम बात करें तो यहां पे जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो इज मोर देन एट ब्लास्टोमर्स, तो हमने बात करी थी, ठीक है। जब जायगोट बनता है, जायगोट में क्या होता है, डिफरेंशिएट होता है सेल के अंदर, ठीक है। फिर क्या बनते हैं, ब्लास्टोमर्स बनते हैं, यानी कि फिर 2 सेल, फिर 4, फिर 6, फिर 8, ठीक है। 8 सेल से ज्यादा भी होते हैं, ठीक। तो यहां पे जब 8 ब्लास्टोमर्स बनते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, एम्ब्रियो विद मोर देन 8 ब्लास्टोमर्स ट्रांसफर्ड इनटू द यूट्रस, ठीक है। तो हमने बात करी थी, ठीक है। कंप्लीट पता है आपको, 8 ब्लास्टोमर्स बनते हैं तो किसमें ट्रांसफर करते हैं, इसको यूट्रस में अंदर ट्रांसफर करते हैं। तो ये जो बाहर जो यूट्रस को ट्रांसफर कर रहे हैं इसको हम क्या बोलते हैं, आईयूटी टेक्निक बोलते हैं। क्लियर है? आई बात समझ में? चलिए, हमने बात करी थी ना, ट्रोफोब्लास्ट की बात करी थी हमने और सेल की बात करी थी। क्लियर? चलिए, ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में, अरे बच्चों भूल क्यों जाते हो। नेक्स्ट, लिस्ट ऑफ द 4 मेजर कॉजेज ऑफ इंक्रीजिंग अ पॉपुलेशन इन अवर कंट्री दैट यू वुड लाइक टू स्पीक ऑन योर फेलो स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ऐसे कोई 4 रीजन बताइए जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि मेजर कॉज है इंक्रीजिंग पॉपुलेशन के अंदर। हमने शुरू में जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने बात करी थी किसकी, डिक्रीज इन मोर्टेलिटी, IMR, MMR, ठीक है। हेल्थ सर्विस बढ़ गई है उसकी वजह से, और यही कारण थे बेसिकली मेन कि जिनकी वजह से क्या है कि यहां पे जो एक्सप्लोशन की जो रेट है वो बढ़ गई है। 1.7% ग्रोथ रेट है इंडिया की। 8 महीने में ऑस्ट्रेलिया खड़ा कर देते हैं, दम है भाई दम, ठीक है। चलिए, तो हम क्या लिखते हैं इसमें, रैपिड डिक्लाइनिंग डेथ रेट। तो बिल्कुल हमने बात करी, डेथ रेट क्या है, डिक्लाइनिंग है। हमारे यहां यंग बंदे ज्यादा हैं, क्या है, YOUNG है बेटा, गलत मत समझना। यंग बंदे क्या है, ज्यादा हैं, ठीक है। बूढ़े बुजुर्ग की संख्या कम है, तो रैपिड डिक्लाइन रेट है, ये भी एक रीजन है। डिक्लाइन इन मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, IMR हमने बात करी, MMR, सॉरी नॉट IMR, दिस इज MMR, इट्स MMR, ठीक। फिर डिक्लाइन द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हो रही है, तो इसकी वजह रीजन है इंक्रीज द नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोडक्टिव एज। तो हमारे यहाँ पे क्या है, यंग एज के जो बंदे हैं वो ज्यादा हैं, उस कंडीशन में रिप्रोडक्टिव एज भी ज्यादा है, क्योंकि हर किसी को क्या करना है, अपनी पीढ़ी को आगे ले जाना है। अब जब आगे ले जाना है तो रिप्रोडक्शन भी कराना है, तो यही रीजन है इंडिया भी आगे जाएगा
यंग वंस भी आगे जाएंगे और ऑफ स्प्रिंग भी नए नए आएंगे। क्लियर है? चलिए, इंक्रीज द हेल्थ फैसिलिटीज, तो आज की डेट में हेल्थ फैसिलिटीज इंक्रीज हो गई है, ठीक है, इंप्रूव हो गई है, बेटर लिविंग कंडीशन है, तो ये सब कुछ तो होगा ही ना। जब मेडिकल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी वो सोल्ड आउट हो जाएगी, तो इन चीजों का बढ़ना लाजमी है। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। तो आपको जो आंसर्स देने हैं बेटा, वो इसी पैटर्न के अंदर आपको पॉइंट टू पॉइंट आंसर्स देना है। जब आप पॉइंट टू पॉइंट आंसर्स दोगे तो आपको यहां पे क्लियर होगा, आपके एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में भी क्लियरेंस रहेगी कि हां, जिस किसी स्टूडेंट ने आंसर दिया है वो पॉइंट टू पॉइंट आंसर दिया है। तो बेटा अभी से पॉइंट टू पॉइंट लिखने की आदत डाल लो, ये आपके लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट होगा। ये जरूरी नहीं होता कि कोई आपके साथ स्टूडेंट बैठा है, उसकी नॉलेज आपसे ज्यादा है, लेकिन अगर वो उसके ढंग से पैटर्न में, इसी पैटर्न में अगर वो आंसर नहीं दे रहा, तो हो सकता है कि उसके नंबर आपसे कम हो जाए। ठीक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यह कि हमें आंसर इसी पैटर्न के अंदर देना है। ठीक है, कोई आगे पीछे नहीं है, हमें तो स्कोरिंग करनी है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करें। हम एक्सप्लेन द मोड ऑफ एक्टिव एक्शन ऑफ Cu++, यानी कि कॉपर की बात कर रहा है। रिलीजिंग आयोडीज एज ए गुड कॉन्ट्रासेप्टिव, हाउ इज हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज डिफरेंट फ्रॉम इट। चलिए, तो यहां पे किसकी बात करी थी? स्पर्मिसाइड की बात करी थी हमने। ठीक है, कॉपर क्या करता है? कॉपर एक तरह से हम बात करें कि जो कॉपर रिलीजिंग हार्मोन की है, तो यहां पे सप्रेस करता है किसको? स्पर्म्स की मोटिलिटी को, ये हमने पढ़ लिया था। तो सप्रेस द स्पर्म मोटिलिटी एंड सप्रेस द फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी ऑफ स्पर्म। तो यहां पे क्या कर रहा है? मोटिलिटी को सप्रेस कर रहा है कॉपर। ठीक है, नाउ फिर हम हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज की हमने बात करी थी, मेक द यूट्रस अनसुटेबल फॉर द इम्प्लांटेशन। तो यूट्रस को क्या कर रहा है? अनसुटेबल करता है इम्प्लांटेशन के लिए। एंड सर्वाइक्स हॉस्टल टू द स्पर्म्स, ये हमने अच्छे से समझा था। ठीक है, आई बात समझ में? तो यहां पे कॉपर क्या काम कर रहा है? बेसिकली स्पर्म की जो मोटिलिटी रेट है, ठीक है, उसको क्या कर रहा है? यहां पे कम कर रहा है। ठीक, और सर्वाइकस में क्या होता है? हार्मोनल में जब म्यूकस जो होता है वो भी कम हो जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो हॉस्टाइल जो स्पर्म्स है वो कंप्लीटली क्या है? पहुंच नहीं पाते हैं। तो द सर्विक्स हॉस्टाइल टू द स्पर्म्स। क्लियर? आई बात समझ? नेक्स्ट क्वेश्चन, आयोडीज आर सेड टू बी इफेक्टिव कंट्रासेप्टिव्स, नैन एनी टू कॉमनली यूज्ड आयोडीज एंड राइट द मोड ऑफ देयर एक्शन। ठीक है, अब देखिए आयोडीज के बारे में पूछ रहा है, यानी कि इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। अभी हमने कितनी सारी डिवाइस के बारे में देखा, तो उनमें से कोई भी डिवाइस दो आप यहां पर लगा दो, अप्लाई कर दो। देखिए लाइपेज लूप की हमने बात करी, इसमें क्या था? बेरियम सल्फेट BaSO4 अवेलेबल था। ठीक है, जिसकी वजह से क्या था? इंक्रीज द फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म्स विद इन द यूट्रस। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है? अब जैसे ही आपने बात करें हम, तो एक सेकेंड, यहां पे बेरियम सल्फेट को हटाइए आप। ठीक है, लाइपेज लूप की हम बात कर रहे हैं, सॉरी बच्चों। ठीक है, तो यहां लाइपेज लूप है। अगर मान लीजिए बाहर से हमने कोई डिवाइस बॉडी के अंदर लगाई, ठीक, तो जब हमने बाहर से कोई डिवाइस लगाई है तो हमारी बॉडी क्या करेगी? उसको देखेगी, डिटेक्ट करेगी, अरे ये तो आउटिंग सोर्स से कुछ चीज बॉडी के अंदर आई है, यानी कि फॉरेन पार्टिकल मान लेगी उसको। ठीक है, जब फॉरेन पार्टिकल मान लेगी तो उस कंडीशन में क्या होगा? आपका फेगोसाइटिकनेस यानी कि WBC क्या हो जाएगी? एक्टिवेट हो जाएगी। जब WBC एक्टिवेट हो जाएगी तो क्या करेगी? फेगोसाइटोसिस का नेचर करेगी। ठीक है, तो वो क्या करना काम है उसका? भक्षण करने का काम है। ठीक है, तो इस नेचर को हम क्या बोलते हैं? फेगोसाइटोसिस बोलते हैं। ठीक है, ऑफ स्पर्म विद इन द यूट्रस। तो इज यूज ऑफ लाइपेज लूप। क्लियर है? दूसरी हम बात करें कट कट कट, यानी कि मल्टीलोटेड C75 और कट CuTO Cu7 की, यानी कि कॉपर की बात हो रही है। तो Cu आयंस क्या करते हैं? सप्रेस करते हैं स्पर्म की मोटिलिटी को। हमने अभी अभी बात करी है फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म्स। ठीक है, यहां पे सप्रेस ही हो गया तो यहां क्या हो गया? काम हो गया। सिंपल सी बात है। दूसरी हमने बात करी थी प्रोजेस्टेट और LNG20। ठीक है, अब मुझे बताइए LNG20 को हमने क्या कहा था? क्या कहा था हमने LNG20 को? अरे भाई क्या कहा था? LNG का मतलब लेवोनोजेस्ट्रल, भूल जाते हैं, लेवोनोजेस्ट्रल। ठीक है, LNG की फुल फॉर्म क्या है? लेवोनोजेस्ट्रल। सो मेक यूट्रस इनसुटेबल फॉर द इम्प्लांटेशन, मेक्स सर्वाइक्स हॉस्टल ऑफ स्पर्म्स, एनी टू आयोडीज विद देयर रिलेटेड एक्शंस। क्लियर? यहां पे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। When is sterilization advised to married couples? How is carried out a human male and female respectively? Sterilization की बात कर रहा है मैरिड कपल्स के लिए। So how it is carried out? सोचिए, देखिए, sterilization advice for the male and female partners are
टर्मिनल मेथड टू प्रिवेंट एनी मोर प्रेगनेंसीज, यानी कि जो ऑलरेडी प्रेगनेंसी ले चुके हैं तो उनके लिए यहां पे दो मेथड है। अभी हमने बात करी ट्यूबेक्टोमी की और वेसेक्टोमी की, तो दोनों ही जो प्रोसीजर है वो यहां पे यूज लिए जाते हैं। मेल के रेस्पेक्ट में बात करें तो वेसेक्टोमी होता है, जिसमें क्या करते हैं, बेसिकली हम क्या करें, वास्ट डिफरेंस को कट एंड टाइट करते हैं। जबकि फीमेल के अंदर हम बात करें तो फीमेल में ट्यूबेक्टोमी होती है, यानी कि ट्यूब को क्या करते हैं, जो फैलोपियन ट्यूब है उसको यहां पे कट करते हैं और टाइट कर देते हैं। ठीक है, तो यहां पे जो दो प्रोसीजर है ये रेस्पेक्टिवली यहां पर काम किए जाते हैं। तो आपको इसी वे के अंदर यहां पे आंसर लिखना है आपके एग्जाम्स में। क्लियर? नाउ 9th question, it's IVF is a very popular method these days that is helping childless couples to bear a child। हाँ, तो हमें पता है, ठीक है, हम इन विट्रो, इन विवो और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की बात करी हमने। ठीक है, तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या हो रहा है, बेसिकली आज के टाइम में बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी को यूज किया जा रहा है। जिनके अंदर प्रॉब्लम होती है जो कपल्स के अंदर, तो वहां पे ये उनको सक्सेसफुल जो यहाँ पे चाइल्ड बियर कर सकते हैं। ठीक, नाउ डिस्क्राइब द डिफरेंट स्टेप्स दैट आर कैरिड आउट इन दिस टेक्निक। तो वुड यू कंसीडर ऑप्शन ए में, और बी में बात कर रहा है वुड यू कंसीडर अ गैमेट इंटर ट्रांसफर फैलोपियन ट्यूब जिफ्ट के बारे में एज एन आईवीएफ, गिव अ रीजन ऑफ सपोर्ट ऑफ योर आंसर। ठीक है, अब यहां पे आपको इस आंसर को क्या एलिब्रेट करके लिखना है। ठीक, यानी कि किस तरह से जब जायगोट बनता है, जायगोट में डिफरेंशिएशन होता है, फिर कैसे 2 सेल से 4 सेल, 4 से 8 सेल, ठीक है, सेल्स ब्लास्टोमर्स बनते हैं, फिर उसके बाद आगे की स्टेज कंप्लीट होती है और किस तरह से जो एम्ब्रियो है वो डेवलप होता है, उस कंप्लीट स्टेज के बारे में आपको यहां पे डिटेल लिखनी है। तो वो आपको आंसर कैसे देना होगा, देखिए। ओवा फ्रॉम द वाइफ, यानी कि ओवा वाइफ का लिया, फ्रॉम द डोनर फीमेल, एंड स्पर्म फ्रॉम द हस्बैंड, या फिर डोनर से लिया। ठीक, नाउ आर कलेक्टेड इन इंड्यूस इन द फ्रॉम जायगोट, तो यहां पे क्या किया, जायगोट में बनाया। अब जायगोट में क्या होगा, सेल डिवीजन होगा बेसिकली इन स्टिमुलेटेड एंड कंडीशंस इन एंड लेबोरेटरी। तो ये सारा काम कहां पर हो रहा है, लेबोरेटरी के अंदर हो रहा है बेसिकली। एंड द जायगोट इज अर्ली एम्ब्रियो अप टू 8 ब्लास्टोमर्स, अभी हमने बात करी, कहां पे बात कर रहे हैं यहां पे, अप टू 8 ब्लास्टोमर्स बनेगा। देन द ट्रांसफर्ड इनटू द फैलोपियन ट्यूब। तो इस टेक्निक को हम क्या बोलते हैं, इट्स अ जायगोट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब, जिफ्ट। ठीक है, तो यहां पे क्या कर रहे हैं, बाहरी जायगोट को क्या कर रहे हैं, यहां पे बना रहे हैं एडब्लास्टोमा सेल्स में, और फिर इसको किस में इंप्लांट कर रहे हैं, फैलोपियन ट्यूब के अंदर इंप्लांट कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड एज अ जिफ्ट टेक्नोलॉजी। क्लियर? एंड एम्ब्रियोज with more than 8 blastomas into the uterine is IUT to complete this further divide डेवलपमेंट। ठीक है, तो यहां पे देखिए 8 ब्लास्टोमर्स इनटू द यूट्रस में हो रहा है, आईयूटी को कंप्लीट कर रहा है बेसिकली यहां पे, अगर मोर देन 8 ब्लास्टोमर्स बनते हैं तो। क्लियर? नाउ सो नो गिफ्ट कैन बी कंसीडर्ड एज आईवीएफ टेक्निक। तो यहां पर जो गिफ्ट टेक्नोलॉजी है उसको हम क्या बोलते हैं, यहां पे आईवीएफ नहीं बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है, बेसिकली जो है वो गैमिट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर है, जबकि यहां पर जो जिफ्ट है वो कैसा है, यहां पे जो जिफ्ट है वो जायगोट फैलोपियन ट्रांसफर हो रहा है। क्लियर? आई बात समझ में? सो बिकॉज द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द फीमेल बॉडी इन वीवो। क्लियर है? आई बात समझ में? तो आपको जो आंसर देना है वो कुछ इस तरह से देना है। क्लियर? नाउ 10 क्वेश्चन की हम बात करें। लिस्ट ऑफ 4 मेजर कॉजेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन इन द कंट्री दैट यू वुड लाइक टू स्पीक ऑन टू योर फेलो स्टूडेंट्स। व्हाट एनी 2 स्टेप्स दैट यू वुड स्ट्रेस अपॉन द कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो अभी हमने बात करी है, डिक्रीज IMR, डिक्रीज MMR, ठीक है ना, हेल्थ फैसिलिटीज बढ़ गई हैं, उन सभी के बारे में यहां पे आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए हम क्या है, रैपिड डिक्लाइनिंग रेट, अभी हमने बात करी, फर्स्ट पॉइंट था हमारा। डिक्लाइनिंग मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, डिक्लाइनिंग इन्फेंट मोर्टेलिटी, IMR की बात कर ले, इंक्रीज इन द फैसिलिटीज, ठीक है, इंप्रूव बेटर लिविंग स्टैंडर्ड है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे जो है लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा है, तो यहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो बढ़ रही है, मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी हो गई है। एनकरेज यूज ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, स्टैट्यूटरी राइजिंग मैरिजेबल एज जो है वो 18 से 21 कर देनी चाहिए, यानी कि फीमेल की 18, वो मेल की 21, वो हमने बात करी जस्ट अभी। ठीक है, इंसेंटिव शुड बी गिवन टू द पेरेंट। कौन से कपल्स को? ऐसे कपल्स को देना चाहिए जो अपने क्या करते हैं, हम दो हमारा एक वाली पॉलिसी को अप्लाई करते हैं। क्लियर? नाउ फॉर मेंटेनिंग स्मॉल फैमिलीज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन 11, यानी कि असर्शन रीजन। ठीक है, अब देखिए बेटा, इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए क्या किया जाता है, बहुत से बच्चे कंफ्यूज है कि असर्शन और रीजन को सॉल्व करते कैसे हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक छोटी सी टिप दे देता हूं इसके अंदर सॉल्व कैसे करना है। ठीक, अब यहां आपको असर्शन दे रखा है और यहां आपको रीजन दे रखा है। ठीक, अब जब अगर असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट होंगे, सुनिएगा, जब असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट होंगे तो आपको इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है,
कोई भी असर्शन रीजन होगा वहां से आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। कौन कौन से? पहला मिलेगा इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द असर्शन। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। सेकंड, इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट द रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, यानी कि ऊपर वाला सही है लेकिन नीचे वाला गलत है। फिर तीसरा होगा आपसे इफ असर्शन इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स, इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स। ठीक है, तो अब दिमाग लगाइएगा कैसे, अगर आपको थ्योरी अच्छे से पढ़ी हुई है तो आपको पता लगेगा कि असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, तो बेटा फिर इन दोनों को पॉइंट्स को भूल जाना। सॉरी, इन दोनों पॉइंट्स को नहीं, आपको भूलना है किसको? आपको भूलना है सी और डी को। ठीक है, यानी कि सी और डी ये दोनों पॉइंट भूल जाना। किस कंडीशन में? जब असर्शन भी राइट हो और रीजन भी राइट हो। तो आंसर जो होगा वो इन दोनों पॉइंट में से ही बन के आएगा, यानी कि ये इसका बेटर एक्सप्लेनेशन दे रखा हो, करेक्ट एक्सप्लेनेशन दोनों एक दूसरे का दे रहे हो, तो उस कंडीशन में आंसर क्या होगा? ए और बी में से ही आएगा। लेकिन अब अगर असर्शन सही है और रीजन जो है वो एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, तो जो आंसर बनेगा वो किस कंडीशन में बनेगा? फिर वो आंसर बन जाएगा आपका सी और डी में से, यानी कि आपको फिर किस में से आंसर देना है? फिर आपको आंसर देना है सी और डी में से। आई बात समझ में? क्लियर है? तो असर्शन रीजन के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको इस पैटर्न से सॉल्व करते हैं। क्लियर? अब सॉल्व करें, इसको करें, चलिए। नाउ assertion is intrauterine device are very effective contraceptive method। ठीक है, तो क्या बताइए मुझे, क्या इंट्रायूटेराइन डिवाइस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के लिए बेस्ट है? बिल्कुल है बेस्ट। रीजन की हम बात करें, ठीक है, क्या है? आईओडीज डोंट अलाउ स्पर्म टू एंटर यूट्रस। बिल्कुल। रीजन क्या है? यहां पे गलत हो जाता है। ठीक है, तो आईओडीज डोंट अलाउ स्पर्म्स टू एंटर यूट्रस, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, अलाउ नहीं करती हैं। कभी कभार फेलिंग भी सिस्टम हो जाता है। तो यहां पे अगर इसके आंसर की हम बात करें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इफ असर्शन इज करेक्ट इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स। देखिए, तो यहां पे क्या हो गया? इसका आंसर क्या हो गया? यहां पे सी हो गया। ठीक है, यहां पे आंसर क्या हो गया बच्चों? इसका सी आंसर हो गया। क्लियर? क्योंकि असर्शन तो राइट है लेकिन यहां पे जो रीजन दे रखा है वो क्या है? फॉल्स है। तो उस कंडीशन में हमने बात करी थी सी या डी, दोनों में से एक ही ऑप्शन होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट हम बात करें, अब इसका आंसर देख लेते हैं। असर्शन अ सेकंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शंस आर मच मोर कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, तो बिल्कुल देखिए, अगर देखा जाए तो सेकंड ट्राइमेस्टर की हम बात करें तो 3 to 6 मंथ होता है। ठीक है, 24 मंथ्स की प्रेगनेंसी हो गई। ठीक है, तो जब यहां पे 3 to 6 मंथ की हम बात कर रहे हैं बेसिकली, तो सेकंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन आर मच मोर कॉम्प्लिकेटेड, तो वो जो मच मोर कॉम्प्लिकेटेड होता है सेकंड ट्राइमेस्टर। ठीक, क्योंकि उस कंडीशन में क्या होता है कि बच्चा बहुत ज्यादा डेवलप हो जाता है। ठीक है, एम्ब्रियो जो है बहुत ज्यादा डेवलप हो जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होती है, जो फीमेल होती है, एक्चुअली जो मदर होती है, ठीक, उसको उसकी जान को खतरा हो सकता है बेसिकली। तो यहां पे जो असर्शन है वो यहां पे करेक्ट है। ठीक, रीजन की हम बात करें, आफ्टर 12 वीक्स द फीटस बिकम इनिशियली एसोसिएटेड विद द मैटरनल टिश्यूज। बिल्कुल देखिए, 12 वीक की प्रेगनेंसी की बात कर रहा है, यानी कि 2 महीने हो जाते हैं। एक महीने में कितने हफ्ते होते हैं? 3 महीने हो गए एक्चुअली। ठीक है, एक महीने में 4 हफ्ते हो जाते हैं, तो 4 दिया 12 यानी कि 3 मंथ्स की हो गई। तो वीक द फीटस बिकम इनिशियली एसोसिएटेड विद द मैटरनल टिश्यू, तो बिल्कुल ये रीजन भी क्या है यहां पर करेक्ट होता है, यानी कि असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या आंसर हो जाएगा? इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। आई बात समझ में? यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ए आंसर हो जाएगा। दैट इज द करेक्ट आंसर। आ गया सॉल्व करना। कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप करेंगे, ठीक है, तो आपको असर्शन रीजन के क्वेश्चन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, सिंपल टिप थी, आपको दे दी गई। अगर दोनों एक दूसरे के कंपैरेटिवली सही हैं तो हमें क्लिक करना है ए और बी में से। अगर असर्शन सही है लेकिन रीजन सही नहीं है तो हमें क्लिक करना है सी और डी में से, यानी कि असर्शन तो राइट है लेकिन रीजन गलत है या फिर दोनों ही गलत है। क्लियर? तो असर्शन रीजन को हम कैसे सॉल्व करते हैं? इस पैटर्न से सॉल्व करते हैं। चलिए, तो यहां पर हमारा कंप्लीट होता है हमारा ये सेशन। ठीक है, तो आज बच्चों हमने सिंगल शॉट के अंदर इस पूरे कंप्लीट चैप्टर यानी कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ को, ह्यूमन रिप्रोडक्शन हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन भी जो है वो भी हमने 1 शूट में कंप्लीट किया और आज हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ को भी यहां पे 1 शूट में कंप्लीट किया। तो इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए भी और इस तरह के 1 शूट्स को देखने के लिए, कंटिन्यू देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर द लेटेस्ट अपडेट एंड द 1 शूट ऑल्सो। सो आज के सेशन के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।